तो सलमान खान को बेसिकली जब जजमेंट आया तो उसको जो सजा सुनाई गई उसको 5 साल की सजा सुनाई गई। क्यों? क्योंकि क्राइम कब किया था उसने? 1990 में किया था। और 1990 का जो कानून कहता है कि भैया आपने क्राइम जब किया है तभी के समय में आपको सजा सुनाई जाएगी। जैसे निर्भया रेप कांड याद है सबको? मार्केट लेके चल के क्या? निर्भया रेप कांड याद है? दिल्ली, जिसमें क्या हुआ था, एक नाबालिग बच्चा भी शामिल था। तो उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट सुनाते हुए यह कहा गया था कि उसके बाद एक एक्ट लगा दिया गया था। कौन सा एक्ट? कोई बता सकता? बताइए। ठीक है, उसको एक्ट लगा दिया था। बेसिकली इसी कांड के बाद बहुत ज्यादा दिल्ली में बवाल मचने लगा था। अब ये कहता है, ये कानून ये कहता है कि अगर वो कांड कब हुआ था? 17 या 18 में हुआ था। 17 में ही हुआ था एग्जैक्ट डेट है। तो ये कहता है पोस्को एक्ट कि अगर आपने कोई क्राइम 2017 के बाद किया है तो चाहे आप नाबालिग हो चाहे बालिग हो, आपको सजा सुनाई जाएगी। एडल्ट के रूप में ही सजा सुनाई जाएगी। बेसिकली ये है कि आपने मान लीजिए कोई क्राइम किया और क्राइम के वक्त आपने क्या किया, आपकी उम्र थी 17 साल, तो आप क्या यहाँ पे नाबालिग है? तो नाबालिग है, बस मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कि नाबालिग है तो जो हमारा जो जजमेंट होगा आपको इस समय 17 साल तक आपको क्या सुना जाएगा? नाबालिग के हिसाब से सजा सुनाई जाएगी। लेकिन पोस्को एक्ट आने के बाद ये कहा गया कि जैसे आप 18 साल के होंगे, जैसे अभी आपको क्या इसमें सुधार विकास में भेज दिया, बाल विकास सुधार में भेज दिया जाएगा, लेकिन जैसे आप 18 साल के होंगे आप पे फिर से केस चलाया जाएगा। एज एडल्ट के रूप में आप चलाया जाएगा। ठीक है, 1 साल आपको खा पिला के मजबूत किया जाएगा मुर्गी की तरह, बाद में आपको 1 साल के बाद हलाल किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 20 में आर्टिकल कैसे वायलेशन? कैसे वायलेशन होगा? एक्स पोस्ट फैक्टो क्या कहता है समझिए, थोड़ा सा इसको बराबरी में समझिए। बेसिकली आप समझिए पहले एक्स पोस्ट फैक्टो क्या कहता है, आप लोग समझ लीजिए पूरा। आर्टिकल 20 क्या कहता है, जो नहीं पढ़े हो उसको मिल लीजिए। ठीक है, आर्टिकल 20 कहता है कि अगर कोई क्रिमिनल ने कोई अपराध किया, ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पे ये मैं हूं, ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया, कोई क्राइम किया, और क्राइम क्या किया मैंने, कोई बड़ा क्राइम कर दिया। ठीक है, मैंने बैंक में जाकर रॉबरी कर दी। ठीक है, तो मैंने रॉबरी की कब? 1990 में। 1990 में मैंने बैंक डकैती की। ठीक है, तो उस समय का कानून कहता है कि अगर आपने बेसिकली ये जो क्रिमिनल है ना, आर्टिकल 20 क्रिमिनल को अधिकार देता है। क्रिमिनल को भी क्या दिया जाता है? क्रिमिनल को भी कुछ प्रावधान दिया जाते हैं। हर जैसे हमारे देश में सबको अधिकार दिए गए हैं, आम नागरिक हो या चाहे अपराधी। तो आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधी को भी क्या कर रहा है? अधिकार देता है। फंडामेंटल राइट दिए गए हैं कि भैया आपने क्राइम किया तो आपके क्या क्या अधिकार है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या क्या अधिकार है? तो इसको 3 अधिकार दिए गए थे। पहला अधिकार है इसका एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, दूसरा अधिकार क्रिमिनल को दिया गया कौन सा? नो डबल योपर्डी। तीसरा नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। समझिएगा थोड़ा सा वैभवी। ठीक है, बेसिकली आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है कि आपने कोई क्राइम किया है तो क्रिमिनल के साथ साथ आप भारत के नागरिक हैं। तो भारत के नागरिक होने के बाद भी आपको भारत का संविधान आपको क्या देता? अधिकार देता है। तो जो क्रिमिनल है उसको 3 तरह के अधिकार दिए गए हैं। उसको पहला अधिकार दिया गया एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ये क्या कहता है इसको समझिए। ये कहता है कि आपने जब क्राइम किया, मान लीजिए आपने 1990 में क्राइम किया है, तो क्राइम के समय में जो सजा, मान लीजिए मैं 5 साल की सजा कही है बैंक रोबरी में, ठीक है, और आपको लेकिन सजा सुनाया गया 2018 में। आपको सजा कब सुनाई गई? 2018 में सजा सुनाई गई। तो आपको जो सजा दी जाएगी वो 1990 के हिसाब से, जो उस समय का जो कानून कहता था, उसी कानून के हिसाब से आपको सजा सुनाई जाएगी, ना कि अभी के कानून के हिसाब से। ये अधिकार दिया गया है, ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ये कहता है
कि आपने जब क्राइम किया है उसी समय के कानून के हिसाब से आपको सजा सुनाई जाएगी। ठीक है, ये क्या है, एक तरह से क्या है, जो क्रिमिनल है उसको अधिकार दिए जा रहे हैं ना, उसके अधिकारों को प्रोटेक्शन किया जा रहा है कि भैया मान लो हम क्राइम किए थे उस समय और हमको सजा देगा, अगर मान लीजिए अभी के हिसाब से सजा दिया जाए तो उसके साथ अन्याय है। भैया आपकी गलती थी क्योंकि आपने जुडिशरी में इतनी लेट कर दिया, ये किसी व्यक्ति की तो गलती नहीं है, ये जुडिशरी सिस्टम का क्या एक फॉल्ट है। तो इसका भुगतान ये तो नहीं कर सकता ना, क्रिमिनल को नहीं किया जा सकता। तो क्रिमिनल को जिस समय का जो क्राइम किया है उसी समय के हिसाब से इसको क्या किया जाएगा, सजा सुनाई जाएगी। ये क्या क्रिमिनल का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 20 क्लॉज A1 में। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी हमको यहाँ पे 2018 के हिसाब से सजा, मैंने क्राइम किया 1990 में और हमको सजा सुना दिया 2018 में, तो हम सीधा आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके और 226 का इस्तेमाल करके कहां पहुंच सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंच सकते हैं। देखिए हजूर, यहाँ पे हमने क्राइम किया था 1990 में और हमको सजा सुना रहे 2018 में, तो ये क्या है, हमारे अधिकारों को क्या रहा, वायलेशन हो रहा। तो ये अधिकार किसको दोगे, बेसिकली जो क्रिमिनल उनको अधिकार दिए गए। ठीक है, आर्टिकल 21 क्लोज, इसका आर्टिकल खंड 2 क्या कहता है, खंड 2 कहता है कि एक क्राइम के बदले दोहरी सजा नहीं दी जाएगी। एक अगर आपने कोई क्राइम किया है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने बकरी चोरी की, ठीक है, और बकरी मैंने चोरी की और इसकी सजा मैं काट के वापस आ गया, मैंने यहाँ पे सजा काट लिया और मैं जेल से बाहर आ गया। ठीक है, लेकिन मेरी आदत है बकरी चोरी करने की, मैंने क्या किया, फिर से क्या किया, चोरी कर ली। तो इसका मतलब है जो सजा मुझे सुना जाएगी, जो दूसरे बार जो मैंने अपराध किया है उसी अपराध का क्या मुझे सजा सुना जाएगी, उसी अपराध का मुझे क्या है, उसी अपराध का मुझे उसको सजा दी जाएगी, ना कि दोनों मिला के पहला जो मैंने सजा किया ये इसकी सजा मुझे इस बार दोहरी में नहीं दी जाएगी। समझ में आ रहा, बेसिकली क्या है, आप एक मर्डर करें या 10 मर्डर करें उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको सजा क्या उतनी सुनाई जाएगी जितनी एक में मिलती है या जितनी 10 में मिलती है। ठीक है, एक सजा के बदले एक ही आपको एक मतलब आपने एक क्राइम किया तो उसके बदले एक ही सजा मिलेगी, उसी को कहते हैं हम लोग नॉट डबल जियोपार्डी। एक सजा के बदले दोहरी सजा नहीं, एक क्राइम के बदले दोहरी सजा नहीं दी जा सकती है, ये आर्टिकल 20 खंड 2 में कहा गया है। ये बेसिकली क्या है, जो क्रिमिनल है उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है। अब आर्टिकल 20 खंड 3 क्या कहता है, ये कहता है कि दिल्ली में केस हुआ था, ठीक है, गुरुगांव का नाम सुना होगा आपने। गुरुगांव में क्या बीजेपी एक पार्टी थे, उसके सदस्य उसके बेटे की हत्या कर दी गई थी बाथरूम में। ठीक है, तो बाथरूम में जब हत्या कर दी गई तो जब बीजेपी पार्टी उस समय सत्ता में थी तो उस समय लोगों का प्रेशर भी था और क्या सरकार का ही प्रेशर था। तो पुलिस ने क्या किया, खलासी कंडक्टर को पकड़ा और उसको ही क्या बना दिया, बोला कि तुमको हम पैसा भी देंगे और तुमको समय से पहले छुड़वा भी लेंगे। तो उसने क्या किया, मजबूरन पुलिस के कहने पे गवाही दे दी कि हमने इसका मर्डर किया और हम ही क्या है, हमने मर्डर किया और हम ही क्या गवाह है, देखे भी हैं इसको मर्डर होते हुए। तो सुप्रीम जो हाई कोर्ट है वहां के हाई कोर्ट के उन्होंने क्या किया, इसको सजा सुना दिया। तो जब ये बाहर निकला बेचारा, इसको लगा कि पैसा पुलिस से लेके चिल करेंगे, अब पुलिस तो पुलिस है, वो तो अपने चच्चा का भी सगा नहीं हो, क्रिमिनल का क्या होगा। तो वो बोला कि भैया कौन सा पैसा, और पब्लिक का अलग प्रेशर था। तो बेसिकली वो बात फिर बाद में प्रेस में गया और उसने अपनी बातों को रखा कि हमने यहाँ पे क्राइम नहीं किया था, हमको जबरदस्ती फंसाया गया था। तो उसी के आधार पे हमारा जो आर्टिकल 20(3) ये कहता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। जो आदमी ने क्राइम किया है उस क्राइम के वक्त उसने अगर मान ली किसी ने कोई क्राइम किया है तो क्रिमिनल का और पुलिस का जो स्टेटमेंट होगा वो कोर्ट में वैलिड नहीं होगा। ठीक है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ना आप खुद से गवाह बन सकते हैं, ना खुद से आप क्या है ये कह सकते हैं कि हमने इसका मर्डर किया है। उसके लिए क्या करेगी, जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट, उसके लिए कमेटी बैठाएगी, जांच पड़ताल करेगी। समझ आ रहा कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है कि अपराधी कभी भी अपराधी का जो स्टेटमेंट है वो पुलिस में दिया हुआ वो मान्य नहीं होगा कोर्ट में। मूवी वगैरह देखती है ना, कोर्ट में वो क्राइम पेट्रोल देखते हैं ना, क्राइम पेट्रोल में कैसे पुलिस मार के एकदम फंसा देती है, तो पुलिस जबरदस्ती क्या कर सकती है, फंसा सकती है। इसी के आधार पर ये क्रिमिनल को अधिकार दिया गया है कि पुलिस के द्वारा जो स्टेटमेंट है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये क्या होगा, कोर्ट में वैलिड नहीं होगा। समझ में आ रहा है।
वैभवी, मानसी, कुंदन, समझ में आर्टिकल 20 क्या कहता है? तो आर्टिकल 20 में याद रखे, अगर कोई पूछे कि आर्टिकल 20 क्या है, आर्टिकल 20 कहिएगा जो क्रिमिनल है उसके अधिकारों को संरक्षण करने का काम करता है आर्टिकल 20। और किस किस आधार पर? पहला तो अधिकार दिया गया कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लो, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपने जब क्राइम किया है उसी क्राइम के हिसाब से सजा सुनाई जाएगी। दूसरा, नो डबल जियोपार्डी, एक क्राइम के बदले एक ही सजा मिलेगी, दोहरी सजा आपको नहीं दी जाएगी। और तीसरा, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नोट्स मिल जाएगा हिंदी वाले, ले लीजिएगा, आज दे दिए, ठीक है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है कि जो क्रिमिनल है और जो पुलिस है उसका स्टेटमेंट वैलिड नहीं होगा कोर्ट में, ठीक है। इस तरह क्या किया गया, इस तरह जो क्रिमिनल है उसके अधिकारों का प्रोटेक्ट करने का काम किया गया है हमारे संविधान के द्वारा, ठीक है। अब देख लेते हैं आज आर्टिकल 21, देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। आर्टिकल 21 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 21 बेसिकली कहता है कि अगर मान लीजिए आर्टिकल 21 नहीं रहता, ठीक है, सपोज डेट कि आर्टिकल 21 नहीं रहता, तो कल को कोई भी आता और आपके ऊपर चाकू मार के चला जाता। आर्टिकल बेसिकली कहता है कि हमको जीने का अधिकार देता है, कौन सा अनुच्छेद देता है? आर्टिकल 21 हमें अधिकार देता है जीने का अधिकार। अगर मान लीजिए ये अनुच्छेद नहीं रहता, आर्टिकल 21 नहीं रहता, तो कोई भी व्यक्ति आता और हमें चाकू मार के चला जाता, ठीक है। और अब जब आप पुलिस में जाते, अगर आप केस करते तो पुलिस वाले यही नहीं कहते कि भैया यहाँ पे फंडामेंटल राइट ही नहीं है जीने का अधिकार, तो फिर आप किस आधार पर केस कर सकते हैं? और ये आर्टिकल 21 बेसिकली इंडियंस और फॉरेनर दोनों को दिया गया, जो बाहर के लोग हैं या भारत के टेरिटरी में जो आते हैं, आर्टिकल 21 दोनों को प्रोवाइड किया गया। और आर्टिकल 21 के तहत ही, आर्टिकल 21 के तहत ही एक केस आया था, मोहिनी जैन केस। इसी केस के तहत पहली बार राइट टू एजुकेशन की बात की गई थी, इसी केस में एजुकेशन की बात की गई थी, ठीक है। समझिए थोड़ा आर्टिकल 21 क्या कहता है। आर्टिकल 21 याद रखिएगा, आर्टिकल 21 हमें अधिकार देता है, जीने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 21। और साथ साथ में आर्टिकल 21 जीने के साथ साथ हमें शान से और मान से मरने का भी अधिकार देता है। आपको याद है एथनेशिया, नाम सुने हैं? बेसिकली क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेसिकली क्या है, उसमें पहुंच जाते हैं, कोमा में पहुंच जाते हैं। तो कोमा में पहुंचने के बाद जब किसी व्यक्ति का ब्रेन डेड हो जाता है, जब शरीर का कोई फंक्शन काम नहीं करता है, तो फिर वो उसके रिश्तेदार या उसके फ्रेंड क्या कर सकते हैं, कोर्ट से डिमांड कर सकते हैं कि भैया जैसे आर्टिकल 21 हमें जीने का अधिकार देता है, तो आर्टिकल 21 हमें शान से मरने का भी अधिकार देता है, ठीक है। और वो कौन से केस में, कोई बता सकता है कौन से केस में? बताइए साहिल, कौन से केस में ये कहा गया था जीने का अधिकार, मरने का अधिकार? महाराष्ट्र केस हुआ था। बेसिकली एक नर्स थी जिसको क्या किया गया था, मिसबिहेव किया गया था, जिसकी वजह से उसका ब्रेन डेड हो गया था। अब ब्रेन डेड होने की वजह से क्या हो रहा था, इसका बॉडी 30 साल तक फंक्शन नहीं कर रहा था, और वो 30 साल तक क्या थी, एक ही बेड पे लेटी हुई थी, 30 साल तक कोमा में थी। बेसिकली उसका जब उसके साथ मिसबिहेव हुआ था तो उस समय उसका उम्र था 19 साल था, और ये 30 साल पहुंचते पहुंचते 57-60 तक पहुंच गई थी। और ये 30 साल तक क्या वो बेड रेस्ट में रही थी, ना एक उंगली तक नहीं हिला, कुछ नहीं हिला। और 30 साल तक महाराष्ट्र का जो हॉस्पिटल है जिसमें वो काम करती थी, 30 साल तक उसकी सेवा की गई थी। लास्ट में क्या किया गया, तो उसके परिजनों ने डिमांड की थी इथोनेशिया की, भैया तो क्या किया जाए, आर्टिकल 21 के तहत हमें जीने का, सम्मान से जीने का अधिकार देता है, तो आर्टिकल 21 हमें मरने का भी, सम्मान से मरने का भी अधिकार देना चाहिए। तो पहली बार डिमांड की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये कहा गया कि भैया अगर हम मरने का अधिकार दे देंगे तो आए लोग इतने दुनिया में फ्रस्ट्रेट है, हर लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि भैया हमको क्या खत्म कर दो दुनिया से। आजकल प्यार में पागल दीवाने घूमते रहते हैं सड़क पर, नहीं एक तो क्या कहते हैं, जो कोई कोई रहते हैं जो दारू पी के एकदम गाना गाते हैं, हम तो यहाँ के राजा थे, ठीक है। तो ऐसे लोग भरे पड़े हुए हैं, तो उसकी डिमांड कर सकते हैं, इथोनेशिया की डिमांड करते हैं आर्टिकल।
तो आर्टिकल, ये केस वगैरह देख लीजिएगा, बेसिकली आर्टिकल याद रखिएगा। आर्टिकल 21 कहता है जीने का अधिकार देता है, राइट टू लाइफ की बात करता है, और साथ साथ में आर्टिकल के समय प्राइवेसी की भी बात करता है। आर्टिकल 21 समय प्राइवेसी की बात करता है। यहाँ पे केस लिखे हुए हैं हम, ठीक है। पुट्टस्वामी केस राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। पुट्टस्वामी केस में क्या हुआ था, बेसिकली इस केस में अगर आपका कोई फोन टैप होता है, ठीक है, या आपकी प्राइवेसी कभी भी वायलेशन होती है तो आपके पास अधिकार दिया गया आर्टिकल 21 में कि आप सीधा आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके या आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, जब भी आपकी प्राइवेसी का वायलेशन हो। जैसे मान लीजिए कल को क्या हो रहा है कि आपकी प्राइवेसी, आपका मोबाइल छीन के कोई व्यक्ति अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ करता है, तो आप फिर भी आपको अधिकार दिया गया है, आप कहाँ पहुंच सकते हैं, आप कोर्ट पहुंच सकते हैं, क्या नाम है, आप इसके ऊपर केस कर सकते हैं, ठीक है। या साथ में ये भी प्रावधान दिया गया आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 21 के तहत 3 प्रावधान, एक तो जीने का अधिकार दिया गया, एक आर्टिकल 21 के तहत मरने का प्रावधान दिया गया कि आप मान से और सम्मान से मरने का अधिकार दिया गया है, और आर्टिकल 21 आपको प्राइवेसी का भी अधिकार देता है कि आपकी प्राइवेसी आपके लिए प्रायोरिटी है। ये देश का संविधान आपकी क्या प्राइवेसी को मेंटेन रखने की बात करता है, ठीक है। ये 3 प्रावधान याद रखिएगा। और इसी आर्टिकल 21 में पहली बार क्या हुआ था, राइट टू एजुकेशन की बात की गई थी। तो ये केस हुआ था बेसिकली किसके केस में, मोहिनी जैन केस। मोहिनी जैन केस था बेसिकली, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस हुआ था मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। बेसिकली इसकी कहानी को समझ लीजिए। जो मोहिनी जैन उस समय 1996 में मेडिकल एमबीबीएस करने पहुंची थी, कहां पे, केरला पहुंची थी। और वो जो केरला में उसने एडमिशन लिया था वो सरकारी कोटा के हिसाब से लिया था। जैसे नीट वगैरह का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो नीट में क्या होता है कि जो फॉर्म भराता है, अगर आपका 500 प्लस या 560 के आसपास नंबर आता है तो आपको सरकारी कॉलेज प्रोवाइड होगा। तो बेसिकली मोहिनी जैन को क्या हुआ था, सरकारी, केरला का सरकारी कॉलेज प्रोवाइड हुआ था। तो वहां का जो एजुकेशन है, वहां का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो बात करता है, वहां के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक बात कहता है। जब वहां का आप खोलिएगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का डॉक्यूमेंट खोलिएगा तो उसमें लिखा हुआ प्रोविजन ऑफ बताइए कैपिटेशन फीस। देखिए बेसिकली क्या हुआ था कि इसमें मोहिनी जैन केस में क्या हुआ, समझिए केस को समझिए। इसी केस में पहली बार एजुकेशन की बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। क्या बात हुई थी समझिए थोड़ा सा। हुआ क्या था कि मोहिनी जैन यूपी की रहने वाली थी, कानपुर या इलाहाबाद की रहने वाली थी मोहिनी जैन। तो वो केरला में मेडिकल स्टूडेंट के रूप में गई थी, एमबीबीएस का उसका एडमिशन हुआ था। तो उस समय एमबीबीएस की फीस थी, अगर आप सरकारी कोटे से आते हैं, तो आपको 2000 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप केरला के हैं तो आपको कितना 25,000 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको 60,000 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन इसी तहत ये तो आपका एक फीस था, लेकिन वहां का जो एजुकेशन सिस्टम है, मेडिकल का एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप बाहर के या केरला के हैं तो आपको कैपिटेशन फीस देना पड़ेगी 5 लाख रुपया, डोनेशन जिसको कहते हैं। 5 लाख रुपया डोनेशन देना पड़ेगा, तभी आपका वहां पे क्या होगा, एडमिशन होगा। अब मोहिनी जैन जो थी बेसिकली वो मिडिल क्लास की लड़की थी, वो वहां पे पहुंची और उसने क्या कर दिया, वहां के हाई कोर्ट में अपील कर दिया कि देखिए, हाई कोर्ट में अपील किया कि एजुकेशन हमारा अधिकार होना चाहिए। तो ये जो वहां के जो कॉलेज है उन्होंने अपना स्टेटमेंट देते हुए ये कहा कि देखिए, पहली बात तो है कि जो एजुकेशन आप एमबीबीएस बहुत महंगी पढ़ाई है, ये इस कॉलेजों को कोई भी सरकारी फंड प्रोवाइड नहीं किया जाता है। प्राइवेट कॉलेजों को कोई भी सरकारी फंड या लीगल एड नहीं प्रोवाइड किया जाता है प्राइवेट कॉलेजों को सरकार के द्वारा। तो उसने स्टेटमेंट देते हुए ये कहा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये कहा गया, देखिए राइट टू एजुकेशन सीधे सीधे हमारे मेंशन में नहीं था उस समय संविधान के, बाद में देखिएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा गया कि देखिए एजुकेशन, अगर आर्टिकल 38 उठा के देखिएगा, आर्टिकल 38 या 39A उठा के देखिएगा, यहाँ पे एजुकेशन से संबंधित बात की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट देते हुए कहा गया वहां के कॉलेज को कि सबसे पहले यहाँ पे आप पार्शलिटी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप मान लीजिए 5 लाख रुपया डोनेशन मांग रहे हैं,
तो मिडिल क्लास के लोग कैसे यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे? हमारा देश का संविधान कहता है कि सबको क्या है, शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए, सबको क्या एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, लेकिन क्या है, समानता की बात करता है। लेकिन यहाँ पे आप 5 लाख रुपया मांग रहे हैं जिसका कोई तुक नहीं बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा ये कहा गया कि ये जो कैपिटेशन फीस है इसको खत्म किया जाए। पहले उसने पहले इस चीज को खत्म किया गया, और साथ साथ में इसी केस के दौरान ही जब लोगों पे, जब सरकार पे प्रेशर पड़ा, तो 21A इसी जब सरकार पे प्रेशर पड़ा तो सरकार ने क्या किया, 86 अमेंडमेंट एक्ट, 86 अमेंडमेंट 2002 में क्या जोड़ा गया, 21 में क्या किया, ऐड किया गया, 21A में ऐड किया गया, राइट टू एजुकेशन बिलो दी 6 to 14 ईयर। ठीक है, 21A में इसी प्रेशर की वजह से मेनका जैन, क्या नाम है, मोहिनी जैन के केस के दौरान ही क्या जोड़ा गया था, इस आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। कब? 86वें संशोधन अधिनियम 2002 को। अब यहाँ पे 6 से 14, पहले देखिएगा ना, राइट टू एजुकेशन कंपलसरी नहीं था 6 से 14 के बीच में, बेसिकली ये डीपीएसपी में था, 51A डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में था। तो बेसिकली क्या हुआ, जब 86वें संशोधन अधिनियम के दौरान यहाँ पे कंपलसरी कर दिया कि आपको यहाँ पे बच्चे को एजुकेशन दिलाना कंपलसरी है। ठीक है, अगर कोई स्कूल अगर आपसे यहाँ पे फीस मांगता है, या सरकारी जहां पे सरकार फंड करती है वहां पे अगर कोई फीस मांगता है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। समझ में आ रहा? तो याद रखिएगा आर्टिकल 21 क्या कहता है। आर्टिकल 21 पहले बात करता है राइट टू लाइफ की बात करता है, जीने का अधिकार की बात करता है, और आर्टिकल 21 मान से मरने का, मान और सम्मान से मरने का अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल 21 प्राइवेसी की बात करता है। प्राइवेसी में पुट्टस्वामी अय्यर का याद रखिए केस हुआ था, ये केस याद रखिएगा, राइट टू प्राइवेसी में पुट्टस्वामी केस याद रखिएगा। और इसी अधिनियम के तहत एक और केस हुआ था 1996 में, कौन सा, मोहिनी जैन केस हुआ था। और मोहिनी जैन केस के दौरान ही क्या हुआ था, 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में राइट टू एजुकेशन को कंपलसरी बना दिया गया 6 से 14 साल के बीच के बच्चों को। ठीक है, याद रहेगा इतना बात, कुंदन याद रहेगा ना इतनी बात सारी, भी साहिल पूछेंगे बताइए ना। तो याद रखिएगा ये मोहिनी, ये राइट टू लाइफ में याद रखिएगा ये सब सारी बात। और साथ साथ में एक बात और यहाँ पे बता देते हैं कि भैया देखिए, अगर हमको आर्टिकल 21 से कानून बनाना है तो अधिकार किसको दिया गया, सिर्फ पार्लियामेंट मेक्स लॉ अंडर द प्रोसेस देन द लॉ दैट व्हेन फेयर और नॉट विल बी वैलिड इन्फ्लुएंस बाय बेसिकली आर्टिकल 21 से संबंधित, राइट टू लाइफ से संबंधित अगर किसी को कानून बनाना है तो ये अधिकार किसको दिया गया है, पार्लियामेंट ही बना सकती है, दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकती है। अगर हमको 21 से संबंधित कोई कानून बनाना है तो वो कानून कौन बना सकती है, सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकती है। समझ रहे हैं, जीने का अधिकार हो या मरने का अधिकार हो या प्राइवेसी का अधिकार हो या कुछ अमेंडमेंट करना उसके अंदर, तो यह अधिकार सिर्फ किसके पास है, संसद के पास है। ठीक है, आर्टिकल 22 देख लेते हैं। अब मेनका गांधी केस बेसिकली कुछ ये केस नहीं है, ये प्राइवेसी के बारे में बात करता है। यहाँ पे लिखे हैं, किधर गया, हाँ, बेसिकली क्या है ना कि मेनका गांधी का ये है कि बेसिकली ये उसका केस ये हुआ था, जब ये फॉरेन जा रही थी, इसका पासपोर्ट और वीजा को जब्त कर लिया गया था, उसको नहीं जाने दिया गया, जिसके आधार पर उसने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट में एक फाइल दर्ज की गई थी, जिसके तहत ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक तो कानून का वायलेशन कर रहा है सरकार के द्वारा, साथ साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको कहीं आने जाने की जो आजादी है उसका भी वायलेशन हो रहा था। तो यही आर्टिकल 21 के तहत मेनका गांधी के द्वारा ये केस रजिस्टर किया गया था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार दिया गया था कि किसी भी व्यक्ति को कहीं आने जाने की आजादी दी गई। कब, मतलब कहीं किसी भी व्यक्ति का अगर आप पासपोर्ट और वीजा जब्त करते हैं तो उसको कम से कम 1 महीने के अंदर आपको ये बताना पड़ेगा, या उसका जो आपने जब्त किया है वो आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली ये केस याद नहीं, इसमें आपको केस याद रखना, मोहिनी जैन केस के बारे में याद रखिएगा और पुट्टस्वामी केस के बारे में याद रखिएगा, यही 2 केस है। उसको बदल सकता,
और उसका कौन बदल सकता है? तो अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा डिफरेंस बताइएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को बना सकता है? सुप्रीम अमेंडमेंट कर सकता है? याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ना अमेंडमेंट कर सकता है ना कानून बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट को गाइडेंस दे सकता है, ठीक है, कि आपको ये करना है, और वो पार्लियामेंट को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट उसको छोड़ के आगे निकल जाएगी, ये पार्लियामेंट की ड्यूटी है। अगर सुप्रीम कोर्ट क्या है, इसको किस चीज का अधिकार दिया गया सुप्रीम कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का गार्जियन है, साथ साथ में ये फंडामेंटल राइट का क्या बनाया गया, इसको फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर बनाया है ना। समझ में आया? आर्टिकल 21, इतनी बात याद रखिएगा ना वैभवी, याद रहेगा ना? ठीक है, चलिए आर्टिकल 22 देख लेते थोड़ा सा, आज ये चैप्टर खत्म करना बहुत लंबा खिंचा गया। देखिएगा, आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, समझिए यहाँ से ध्यान से सुनिएगा आर्टिकल 22 के बारे में। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसका अधिकार है, अगर मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो आपको उसको ये बताना पड़ेगा कि आपने इसको किस आधार पर अरेस्ट किया गया है, किस कानून के बेसिस पे आपने जो अरेस्ट किया गया है, आपको ये बताना पड़ेगा क्रिमिनल को। जैसे मान लीजिए आतिश को अरेस्ट किया गया है तो पुलिस को ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैंने जो इसको अरेस्ट किया गया है वो अरेस्ट किस बेसिस पे किया गया है, और साथ साथ में इसके साथ साथ इसके पेरेंट्स या इसके गार्जियन को भी बताना पड़ेगा कि आपके बच्चे को अरेस्ट किया गया है, इस आधार पर अरेस्ट किया गया, ठीक है। इसी के तहत डिटेंशन, आर्टिकल 22 क्या कहता है, डिटेंशन की बात करता है। दो तरह का डिटेंशन होता है, एक तो हमको मालूम है प्यूनिटिव डिटेंशन, यहाँ ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा कहीं दिक्कत हो साहिल इधर सुनिए, बाद में नोट्स पढ़िएगा। देखिए डिटेंशन दो तरीके का हो सकता है, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये कॉन्सेप्चुअल है, आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा सब बोरिंग लगेगा लेकिन आपको ये कोशिश करना है कि अपने अंदाज से थोड़ा सा समझिए एग्जाम्पल से। आपको ये थोड़ा सा हेटिक लगेगा क्योंकि थोड़ा सा भारी टाइप है, नींद उंद आएगा, शरीर भारी लगेगा, लगेगा कि क्या चल रहा है, लग रहा है अभी ऐसा? झूठ बोल रही है, लग रहा कुंदन भारी लग रहा? और क्या साहिल, समझ में आ रहा कि बोर लग रहा है? कोशिश करना है, क्या पढ़ना ही पड़ेगा एग्जाम में, कोशिश करनी चाहिए। क्या स्टोरी पढ़ने बोले थे हम लोग? अच्छा कोई नहीं, पूछ लीजिएगा बाद में, कहानी पूरा बता देंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या, केरला जो स्टोरी हुआ था ना, हुआ क्या था कि मेनका जन गांधी में कि उसको उससे कैपिटेशन फीस मांगा जाता, 5 लाख डोनेशन मांग रहा जा रहा था, जिसके आधार पर उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया कि भैया आप एजुकेशन की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, फिर यहाँ पे गरीब आदमी कैसे एजुकेशन ले पाएगा, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट देते हुए ये कहा गया जो डोनेशन फीस है उसको खत्म किया गया। और आज के डेट में अगर कोई आपसे डोनेशन मांगता, कोई भी कॉलेज, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसके ऊपर केस कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपसे डोनेशन अगर आपको अपनी मर्जी से देना है तो फिर वो अलग बात है, ठीक है, अपने मर्जी से दे सकते हैं आप, लेकिन आपसे कोई मांगेगा तो फिर आप केस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आर्टिकल 21, ये केस इसलिए बताया गया क्योंकि हमको ये समझना था, इसी केस के दौरान 2002 में क्या हुआ कि राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया, इसलिए इस केस को पढ़ना था क्योंकि 2002 में एजुकेशन को जोड़ा, राइट टू एजुकेशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में क्या किया गया, 6 से 14 साल के बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ये क्या है, ये राज्यों को अब ये कंपलसरी किया गया राज्यों में। अगर आपसे कोई फीस मांगता है
तो आप आर्टिकल 21(1) के तहत आप किस पर दायर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इतना याद नहीं रहे, केस वगैरह भी याद नहीं रहे, तो ये याद रखिएगा 21 क्या क्या कहता है, कौन कौन से पॉइंट कहता है 21। ठीक है, देखिएगा आर्टिकल 22 क्या कहता है। आर्टिकल 22 डिटेंशन के बारे में बात करता है। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो अरेस्ट करने के बाद जो क्रिमिनल है उसको आपको बताना पड़ेगा कि इसको किस आधार पर आपने अरेस्ट किया। तो जो डिटेंशन किया जाता, जो अरेस्ट किया जाता, वो दो तरीके से अरेस्ट किया जाता है। पहला एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। बेसिकली देखिएगा, आपने कोई क्राइम किया, ठीक है, और क्राइम के बाद आपको पुलिस धर लिया। ठीक है, आपने यहाँ पे क्राइम किया, मान लीजिए आपने बैंक रोबरी की, और बैंक रोबरी जैसे आप कर रहे थे, आपने आए, पुलिस आया और आपको धर लिया, तो आपके ऊपर क्या, यहाँ पे क्राइम करते आपको धरा गया, तो आपके ऊपर जो केस चला जाएगा प्यूनिटिव डिटेंशन के तहत केस चला जाएगा कि भैया आपने क्राइम किया है। आपको बताया जाएगा कि आपको 24 घंटा के अंदर कहाँ लोकल मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। लोकल मजिस्ट्रेट के पास पेश करने के बाद क्या आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि भैया तुमने क्या बैंक रोबरी की है। तुम्हारे परिजनों को भी बताया जाएगा कि देखिए आप इसने बैंक रोबरी की है, इसलिए इसके आधार पर हमने क्या किया, उसको अरेस्ट किया गया। लेकिन ये प्रिवेंटिव डिटेंशन ये बहुत खतरनाक डिटेंशन है, इसको समझिएगा थोड़ा सा। इसका इमरजेंसी में बहुत इसका गलत इस्तेमाल किया गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन कहता है कि अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया, आपने कोई क्राइम भी नहीं किया है और बिना क्राइम किए हुए आपको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्या हुआ, बोल लग रहा है क्या आप लोगों को? कहाँ मतलब बताइए क्या दिक्कत हो रही है, खुल के बोलिए तब ना हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे। हार्ड में जा रहे हैं कि लो में जा रहे हैं, किस तरह क्या? साहिल चलिए आप सही हिसाब बताते हैं, चलिए बताइए। हाँ, डिटेल नहीं हो पा रहा, और कोई बताइए आप लोग। तो बहुत बड़ा चैप्टर है ना, इसको ज्यादा घुसेंगे तो फिर बाकी सब छूट जाएगा ना। सफिशियंट है जो केस पीपीटी में दिए, केस पढ़िएगा। चलिए डिटेल में घुसते हैं, आइए चलिए अब शुरू में डिटेल से ही होते हैं। आर्टिकल 22 समझिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब आते हैं एनर्जी, क्या फुल एनर्जी के साथ। बेसिकली क्या हुआ था ना, ये केस था, एक केस था कर्नाटका में। ठीक है, और यही केस आपको मालूम है जो मुंबई में जो ताज हमला हुआ था, याद है कौन सा था, क्रिमिनल कौन था, कसाब था ना। बेसिकली क्या कहता है आर्टिकल 22, क्या कहता है आर्टिकल 22, दो बात कहता है कि अगर आपने कोई क्राइम किया है तो क्राइम करने के वक्त आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, और साथ साथ में आपने मान लीजिए मैंने कोई क्राइम किया यहाँ पे लोकल नॉर्मल मैंने क्राइम किया। ठीक है, दो तरह का क्राइम होता है, एक होता है सिविल क्राइम जिसको ऑर्डिनेंस क्राइम भी कहते हैं, ठीक है, और एक होता है क्रिमिनल क्राइम। ठीक है, ऑर्डिनेंस क्राइम में मतलब ये होता है कि आपने छोटा मोटा कोई क्राइम किया, ठीक है, लोकल लेवल वाला आपने कोई क्राइम किया। ठीक है, तो अगर आपने कोई क्राइम किया तो आप यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई चोरी की, तो आपको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट के वक्त आपको यह बताया जाएगा, आपको जैसे आपको अरेस्ट किया जाएगा वैसे आपको 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपको उस पुलिस वाले को लोकल मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना पड़ेगा। ठीक है, लोकल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, और साथ साथ में उस व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि भैया आपने जो क्राइम, आपको जो अरेस्ट किया गया वो किस आधार पे आपको अरेस्ट किया गया, आपने ये चोरी की थी, इस आधार पे आपको अरेस्ट किया जा रहा। और साथ साथ में उसके फैमिली को ही बताना पड़ेगा कि आपके बच्चे को इसलिए अरेस्ट किया गया कि उसने क्या चोरी की है। तो ये उस जो क्रिमिनल है उसके अधिकार है, उसका क्या है, राइट है, इंफॉर्मेशन है कि भैया हमको क्या बताया जाए कि हमने कोई क्राइम किया तो हमको बताया जाए हमने क्या क्राइम किया जिसके आधार पर हमको अरेस्ट किया गया। ये ऑर्डिनेंस में आता है। बेसिकली ऑर्डिनेंस में ये भी आता है कि अगर मान लीजिए सपोजेड कि अगर 24 घंटे की बात की गई है और यहां से हमको अरेस्ट किया गया है दानापुर में मान लीजिए, और दानापुर से हमको लेके आना है बोरिंग रोड पटना लेके आना है, तो पुलिस ये नहीं कह सकती है कि यहाँ पर रास्ता खराब है जिसके आधार पर 2-3 घंटा लेट हो गया। 24 घंटा का मतलब ये है कि आप भारत के किसी भी कोना में रहो, किसी भी कोना में रहो, अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है
तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर लोकल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, ये उसका अधिकार है। और साथ साथ में ये अधिकार भी देता है कि वो व्यक्ति चाहेगा अपने मनपसंद का वकील भी चुन सकता है। वो चुनने का अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 22 उसको अधिकार देता है कि वो व्यक्ति चाहता है कि हम क्या कहते हैं, कपिल सिब्बत को चुनना चाहते हैं, अगर उसमें पैसा है, देने की कैपेसिटी है, तो वो उसको भी चुन सकता। या उसको लग रहा कि हमको सरकारी वकील चाहिए, तो वो भी जो हमारे जो संविधान है उसको ये प्रोवाइड कराएगा। आर्टिकल 22 में, आर्टिकल 22 ये कहता है, याद रखिएगा, जो क्रिमिनल है उसके अधिकार दिया गया है, अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो रीजन बताना पड़ेगा कि भैया आपको क्यों अरेस्ट किया गया। और साथ साथ में आपको एक लॉयर प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक वकील प्रोवाइड करना पड़ेगा, साथ साथ में आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। ये सब किस में आ रहे? एक ऑर्डिनेंस लॉ में आ रहे। इसको कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन पहली बार कभी सुने इसका नाम? नहीं सुने हैं? प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव कभी नहीं सुने हैं? कभी नहीं सुने आप लोग? देखिए, प्यूनिटिव प्रिवेंटिव पहले समझ लीजिए क्या होता है। कि आपको देखिएगा, आपने कोई प्रिवेंटिव समझिए, आपने कोई क्राइम किया और क्राइम के बाद आपको धर लिया, रंगे हाथ पकड़ता है ना, रंगे हाथ, जैसे दारू पी रहा है तो ऑन द स्पॉट पकड़ लिया, तो ऑन द स्पॉट अगर आप पकड़ा गए तो आप पे जो केस चलेगा वो प्यूनिटिव केस चलेगा। बेसिकली इसमें क्या किया जाएगा? सबसे पहले आपको 24 घंटे के अंदर लोकल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, आपको कारण बताया जाएगा, और साथ साथ में आपको प्यूनिटिव डिटेंशन के तहत आपके फैमिली को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, आपके फैमिली को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन ये बड़ा खतरनाक है। ये प्यूनिटिव डिटेंशन में तो आपको क्या, ये सब आपको अधिकार दिए जाएंगे, आपको 24 घंटे के अंदर पेश करना, आपके फैमिली को इन्फॉर्म करना, आपको वकील प्रोवाइड करना, ये आपको दिए जाएंगे। लेकिन ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये बड़ा खतरनाक आगे निकल के आया। इमरजेंसी में इसका बहुत मिसयूज हुआ। देखिएगा क्या करें, वो धरा गया तो आप पे फिर लंबे चल गए आप तो। सुनिए, समझिएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है समझे। ये तो प्यूनिटिव डिटेंशन आपके क्राइम करने वक्त आपको धरा, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या कहता है कि हमको इस व्यक्ति पे शक हो रहा है, शक के आधार पर आपको उठा लिया जाएगा कि भैया ये व्यक्ति अगर जेल से बाहर निकला है और मान लीजिए इसके बाहर रहने से दंगा हो सकता है, दंगा फसाद हो सकता है, तो पुलिस को अधिकार दिया गया संविधान के द्वारा कि आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत इसको क्या कर सकते, इस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते। शक नहीं, अगर समझे प्यूनिटिव, आप बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है आप लोग। प्यूनिटिव डिटेंशन में आपके क्राइम के वक्त आपको उठाया और आपको कुछ अधिकार दिए गए, 24 घंटा, वकील, फैमिली को इन्फॉर्म करना, ये सब सारे प्यूनिटिव डिटेंशन में। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको शक के आधार पर उठा लिया कि भैया ये रवि क्या है, ये देखने से बड़ा खतरनाक लग रहा है, ये क्रिमिनल माइंडेड लग रहा है, तो पुलिस चाहेगी इसको बिना इन्फॉर्म किए हुए इसको उठा लेगी और इसको बताएगी भी नहीं क्योंकि इसको क्यों अरेस्ट किया गया है, और 24 घंटे के अंदर इसको पेश मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी नहीं करेगी, तो फिर भी काम चल जाएगा। जैसे टेररिस्ट वगैरह केस में कसाब को उठाया और कसाब को उठा के पुलिस लेके आ गई और पुलिस ने इसको 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया था और बेसिकली उस पर पोटा एक्ट लगा दिया गया था। ठीक है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या कि शक के आधार पर पुलिस आपको उठा सकती है कि आपके रहने से क्या हो सकता है, दंगा फसाद हो सकता है। जैसे पूजा वगैरह होता है, क्या कहते हैं, दुर्गा पूजा। ठीक है, अब मान क्या, अब वोटिंग वगैरह पे होता है, इलेक्शन वगैरह में। साहिल समझिए, साहिल समझ में आ रहा है? प्रिवेंट नहीं समझ में आ पूछिएगा, ठीक है, जैसे अभी खुल के बोले ऐसे बोलिएगा। चीजों को हम और थोड़ा भी डिटेल में जाएंगे इसमें, ठीक है। जहां नहीं समझ में आए फिर पूछिएगा, बार बार पूछिएगा। अगर आज नहीं समझ आए फिर कल के क्लास में यही टॉपिक चलेगा, आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट अगर आप लोगों को लगे कि फिर से करना है तो फिर से एक दिन में कंप्लीट कराएंगे, लेकिन छोड़ के कहीं कुछ नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में आप ही लोग पछताइएगा। देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या है कि भैया मान लीजिए कोई पूजा है, ठीक है, दुर्गा पूजा है, और यहाँ पे हमको लग रहा है कोई क्रिमिनल है, पहले क्राइम किया था या कोई निर्दोष है, लेकिन इसके बाहर रहने से पूजा में कोई अड़चन आ सकती है या दंगा हो सकती है, ये रिलीजन क्या है फाइट करवा सकता है, तो इसके आधार पर क्या कर सकती है पुलिस को पावर दिया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत कि उसको शक के आधार पर उसको उठा सकती है। ठीक है,
प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको ये आपने क्राइम किया हो या ना हो, फिर भी क्या कर सकती है पुलिस, आपको उठा सकती है। और ये पावर कौन देता है? उसको संविधान देता है, किसको? कानून के द्वारा उसको पावर दिया गया कि आप शक के आधार पर किसी व्यक्ति को। अच्छा, यहाँ पे बताइएगा कितने महीने तक इसको डिटेंशन में रखा जाएगा? देखिए, अगर किसी को शक के आधार पर उठाया गया है तो उसको क्या किया जाएगा? 3 महीने तक रखा जाएगा। हुआ क्या था इमरजेंसी के समय में? इमरजेंसी कब लगा था? मीसा एक्ट इसी में बता रहे। मीसा एक्ट बेसिकली क्या है? लालू यादव को उठा लिया था, लालू यादव नीतीश कुमार को उठा लिया था, तो उसी समय 1971-74 में उसकी बेटी का जन्म हुआ था, लालू यादव का। मीसा जो है ना, और उसी समय उसकी बेटी का जन्म हुआ था मीसा का, और उसी के नाम पे ये एक्ट नाम रख दिया गया, मीसा एक्ट। ठीक है, बेसिकली मीसा एक्ट समझाएंगे अभी क्या था। तो अभी ये समझिए, अभी इतना आगे मत बढ़िए, अभी बेसिकली ये समझिए कि अगर आप पे प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा है, अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के हिसाब से आपको उठाया है, तो आपको क्या 3 महीने तक क्या कर सकती है? डिटेन कर सकती है पुलिस। लेकिन अगर 3 महीने के बाद अगर पुलिस को रखना होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? जो हाईकोर्ट के जज है, ठीक है, वो क्या करेगी? एक ऑर्डिनेंस बैठाएगी, एक कमेटी बैठाएगी, और ये तय करेगी कि इसका जो डिटेंशन है वो आगे बढ़ाया जाए, किसको रिलीज किया जाए। ये पावर पुलिस के पास नहीं है। पुलिस के पास बस पावर है कि वो 3 महीने तक ही क्या कर सकती है? उस व्यक्ति को अपनी हिरासत में रख सकती है। लेकिन 3 महीना जैसे खत्म होगा उसको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, और कोर्ट को लगेगा कि भैया इसको और रखना चाहिए, तो कोर्ट इसके लिए क्या करेगी? कमेटी बनाएगी, और कमेटी के आधार पर यह तय होगा कि भैया इस व्यक्ति को, आप लोग बड़ा लग रहे, बड़ा धुंधला धुंधला चल रहा है साहिल, समझ में आ रहा? साहिल क्या भाई? हमको तो इसको देख के बड़ा चिंता हो रहा, पता नहीं क्या चल रहा है, लग रहा है कौन दुनिया में खोई हुई है। समझ में आ रहा? बताइए फिर से कुछ में ऐड किया जाए। वहां पूछिए ना, डाउट तो हम खोज रहे हैं, पूछे। नहीं, लॉयर 3 महीने तक ना उसको लॉयर मिलेगा, ना उसको मतलब कोई फैसिलिटी मिलेगी। जैसे कसाब को अरेस्ट किया गया था, उसको 3 महीने तक क्या है, देखिए हमारा जो संविधान है वो चाहता ना कसाब को उसी समय फांसी दे सकता था। ऐसा नहीं है कि उसको यहाँ का जवाई था, जवाई राजा था, कि उसको खिला पिला के। कसाब का एक दिन का खर्चा मालूम है कितना था? कितना? 2 लाख के आसपास, 2-2.5 लाख के आसपास एक दिन का खर्चा था। सबसे पहली बात तो उसको फुल सिक्योरिटी नहीं, बेसिकली क्या था ना, वो एक तो आतंकवादी, दूसरा क्या, उसको अलग सेल दिया गया था। सेल समझते हैं? एक अलग, जैसे जेल होता है ना, जेल में अलग अलग वार्ड बने होंगे, ठीक है, अलग अलग वार्ड। यहाँ का कभी किसी को सौभाग्य होगा तो वो जानता होगा, अगर आप लोग एसडीएम बनेंगे ना, तो हर एसडीएम को दिया जाता है कि आप हर महीने में 1 महीने की ड्यूटी में आपको 2 दिन जाकर जेल विजिट करना रहता है। हर एसडीएम और डीएम को जाना रहता है जेल विजिट पे। ठीक है भैया, आपको जो अरेस्ट किया गया उससे भी पूछना कि आपका अधिकार खान पीन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बेसिकली जब कसाब को पकड़ा था तो उसके लिए क्या करना था, एक अलग जेल बनाया गया था। साथ साथ में इसके ऊपर जो सिक्योरिटी पे पैसा खर्च हो रहा, साथ साथ में ये दिन में 3 बार नॉनवेज खाता था। हाँ, उसको खिलाना पड़ा सरकार को, ऐसा नहीं है। क्रिमिनल हम सबको मानते हैं, इसलिए तो भारत देश को क्या गया, शांति प्रिय देश कहा गया। आप लोगों को लगता है 200 रुपया भरिए और यूपी पहुंचिए। अब जेल का थोड़ा देखिए फैसिलिटी वहां क्या नहीं है। मोबाइल से लेके वाईफाई से लेके टीवी, सारा फैसिलिटी है वहां पे। अब तो पंजाब पंजाब वाले क्या किए मालूम है? पंजाब नया अमेंडमेंट किए हैं जेल से रिलेटेड। अगर आपको अरेस्ट किया गया, ठीक है, तो आपको लगता है कि अपनी वाइफ के साथ कुछ समय बिताना चाहिए, तो पुलिस उसके लिए क्या किया है कि एक छोटा सा घर बना दिया, 1 दिन 2 दिन अपने आप वाइफ के साथ समय बिता सकते। तो कैसा जेल यार, बड़ा मस्त मिल रहा, कोई काम धाम नहीं, 3 वक्त का खाना मिल रहा है, कैंटीन है, समोसा है, आलू चप है, सब मिल रहा है उसके अंदर, पास मिल रहा है, गुटखा मिल रहा है,
हर चीज मिल रहा है, दारू मिल रहा है, बाहर में नहीं मिल रहा लेकिन जेल के अंदर मिल रहा। अरे बहुत तगड़ा फैसिलिटी है, समझिए वो वाटर पार्क है, वो वाटर पार्क है, नहाने के लिए बड़ा तगड़ा तगड़ा वो बना हुआ रहता, कुआं वुआ बना रहता। ठीक है, समझिए क्या, टीवी देखना आपको जो, अच्छा नहीं कभी मौका मिले तो 200 रुपया तो ज्यादा कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, थोड़ा सा टूर करके आ जाइएगा। लेडी सब तो, लड़की वगैरह जो जेल वार्डन है उसमें तो खाना ही बनाती है। और खाना कैसे बनता हुआ ना, मैं वो ईटा वगैरह पहले के समय में कैसे 2 ईटा रख के और बीच में वहां पे वो हलवाई वगैरह, हाँ सही बोले, हलवाई वगैरह को देखे कभी, 2 ईटा लगा के एकदम कढ़ाई लगा के मस्त खाना बनता, वैसे लेडी सब जेल में बनाती है खाना, नॉन वेज मस्त चलता, मछली फ्राई सब, मटन सब चलता है। ठीक है, अरे क्राइम मत कर लेना भाई, वहां पे ऐसा फैसिलिटी है तो फिर कष्ट भी है ना, क्योंकि सोचिए ना, नहीं नहीं नहीं, मारता वारता नहीं है, ऐसा नहीं है, जेलर का अधिकार नहीं है मारने का, अगर वो मारता है तो उसको रीजन देना पड़ेगा कोर्ट में। अगर कोई क्रिमिनल अगर केस कर देता है, अगर आप जब उसको हाजिरी हाजिरी समझते हैं, हाजिरी होती है हर तारीख, हाँ, तारीख होता है, ठीक है, तारीख होता है, उस तारीख में अगर वो जज को बोलेगा हमको ये मारा है तो उससे कारण पूछेगा, लिखित कारण पूछेगा आपने किस आधार पर इसको टॉर्चर किया। ठीक है, जैसे कि ये अधिकार कौन दे रहा है, यही सब आर्टिकल है। तो याद रखिएगा हम क्या कह रहे थे, कहाँ आप लोग जेल में घुसा दिए। तो बेसिकली ये कह रहे हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में कि अगर आपको अरेस्ट किया गया है, ठीक है, अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो अरेस्ट के समय में अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन शक के आधार पर आपको अरेस्ट किया गया है तो आपको ना वकील प्रोवाइड किया जाएगा 3 महीने तक, तो ना आपको कोई अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन जैसे 3 महीना खत्म होगा तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यहाँ पे अब आएगा कि सुप्रीम कोर्ट को तय लगेगा कि भैया इसका डिटेंशन आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट पूछे कुछ कुछ क्या, नहीं लोअर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, लोअर कोर्ट के पास क्या, बेचारे के पास कुछ अधिकार है, लोअर कोर्ट 10 साल से ज्यादा सजा नहीं सुना सकता, 10 साल से सजा ज्यादा नहीं सुना सकता लोअर कोर्ट, याद रखिएगा। अगर वो नॉर्मल केस देखता है लेकिन ये क्रिमिनल केस है, बेसिकली हाई कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, क्यों, फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं ना, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन किस में आ जाएगा, फंडामेंटल राइट में आ जाएगा। और ये फंडामेंटल राइट किसका, हमारा है, ये फंडामेंटल राइट किसको मिल रहा, हम ही को मिल रहा है ना, कि भैया आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उठाया गया, शक के आधार पर उठा गया है, तो वो पुलिस जो है आपको सिर्फ 3 महीने तक की हिरासत में रख सकती है। जैसे 3 महीना खत्म होगा वैसे आपको क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट को, ये सुप्रीम कोर्ट के पास आपकी अपील जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का लगेगा कि भैया इसका जो डिटेंशन है इसको बढ़ाया जाए या कम किया जाए। ठीक है, अगर लगेगा सुप्रीम कोर्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन बढ़ाना चाहिए तो बढ़ाएगा, नहीं लगेगा तो खत्म कर देगा, तुमको रिहा कर देगा। बेसिकली आर्टिकल 22 ये याद रखिएगा, आर्टिकल 22 अधिकार देता है उस व्यक्ति को कि भैया आपको अगर अरेस्ट किया गया है तो आर्टिकल 22 आपको अधिकार देता है कि पुलिस को ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपको किस आधार पर उठाया गया है, और आपको 24 घंटे के अंदर, आपको 24 घंटे अंदर लोकल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, और साथ साथ में एक वकील आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और साथ साथ में आपके फैमिली को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भैया आपको क्यों अरेस्ट किया गया। ये आपका अधिकार दिया गया है आर्टिकल 22 के तहत। और इसी में प्रिवेंटिव डिटेंशन ये अधिकार दिया गया है कि अगर आपको बिना इन्फॉर्म किए हुए, बिना आपने कोई क्राइम किए उठाया जाता है पुलिस के द्वारा, तो आपको अधिकार है 3 महीने के बाद आप कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का लगेगा कि आपका डिटेंशन बढ़ाना चाहिए तो बढ़ेगा, और उससे लगेगा कि नहीं आपके बाहर रहने से कोई खतरा नहीं है, या जो फंक्शन होना था, मान लीजिए कोई प्रोग्राम होना था, प्रोग्राम खत्म हो गया है और इस आधार पर आपको लग रहा है रिहा कर देना चाहिए, तो आर्टिकल 22 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, आपको रिहा कर सकती है, आपको छोड़ सकती है। कुछ तो गम है जो तुम लोगों को सता रहा है, कोई गम है मानसी, आप लोग का एग्जाम खत्म हो गया ना, तब तक एग्जाम चल रहा है, साहिल समझ में आया।
आर्टिकल वाइज का कोई क्वेश्चन पूछना इसमें पूछिए, जो भी आंसर क्वेश्चन आता है आलतू फालतू अकड़म बकड़म जो क्वेश्चन है पूछिए, इससे कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। पूछो रवि, पूछो साहिल। मिसा एक्ट, बेसिकली ये सब एक्ट लगाया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट देख ही लीजिए यहाँ पे। बेसिक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में लगाया गया था। 1950 में क्या हुआ था, क्या हुआ, क्यों लगाया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन? ठीक है, 1950 में क्या हुआ था, बहुत ज्यादा टेररिज्म एक्टिविटी हो रहा था बांग्लादेश, सॉरी पाकिस्तान से टेररिज्म, इधर अफगानिस्तान वगैरह से इधर बहुत क्या कर रहा था, ये सब हाथाफेरी हो रहा था। और यहाँ इसी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत 370 और 35 ए जो हटाया गया, इसी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत क्या गया, किसको हाउस अरेस्ट किया गया था, फारूक अब्दुल्ला सर और मुफ्ती को। ठीक है, मोहम्मद मुफ्ती को क्या किया गया था, हाउस अरेस्ट किया गया था। किसके आधार पर, प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर उनको क्या किया गया था, अरेस्ट किया गया था। उसको नजरबंद कर दिया गया था। वो घर से ना इसको इंटरनेट फैसिलिटी दिया गया, ना टीवी से, ना लोगों से मिलना। नजरबंद समझ में आता है किसको कहता है, हाउस अरेस्ट। हाउस अरेस्ट में आपको दुनिया की मतलब सामाजिक दूर से आपको कोई संबंध नहीं रखा जाएगा, पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। सरकार को लगा 3 महीने तक, अगर 3 महीने के बाद भी लग रहा कि लोग बदमाशी कर सकते हैं तो उसको एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसकी नजर, सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट सरकार ने लगा कि अब JNK में तो 370 35 खत्म हो गया, अब ये बाहर भी रहेंगे तो कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, तो इस प्रिवेंटिव डिटेंशन को हटा दिया गया उनके ऊपर जो लगा था। हर एक व्यक्ति पर प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाया जा सकता है, लोकल लेवल पर प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाया जा सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन उसी पर लगेगा जो पहले से कोई बहुत बड़ा क्राइम किया होगा, या कोई राजनीतिक दल का अगर उसको लग रहा है कि ये दंगा करा सकता है, उसी पे ये प्रिवेंटिव डिटेंशन। ऐसा नहीं है पुलिस किसी पे भी उठा के प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा दिया, अगर लगाती है ना तो 3 महीने बाद उसको सुप्रीम कोर्ट को वैलिड रीजन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने उठा लिया और आलतू फालतू, तो आपका जो DSP उसको भी क्या किया, सस्पेंड किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, डिटेंशन 2 तरह का होता है, प्यूनिटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये बेसिकली आगे और पढ़ेंगे जब हम लोग क्या कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में पढ़ेंगे या DPSP में, वहां पे भी डिस्कशन है प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन। याद रखना, प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि आप पे क्या किया जाएगा, प्यूनिटिव डिटेंशन में अगर आपको अरेस्ट किया गया तो आपको 24 घंटे के अंदर लोकल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, आपको वकील प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट किया गया है तो आपको कोई भी अधिकार नहीं दिए जाएंगे कानून के द्वारा 3 महीने तक। ठीक है, इसी के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लगा 1950 में, इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लगा 1971 में। फिर उसके बाद देखिएगा कोटा, नाम सुने हैं, ये एक्ट लगाया गया इसी प्रिवेंटिव। बेसिकली अगर ये सब एक्ट अगर आप पे लगता है, एंटी टेररिस्ट एक्ट आप पे लगता है, तो आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर आपको उठाया जाएगा और आपको 3 महीने तक कुछ भी, आपको दुनिया से पूरा कट कर दिया जाएगा। 3 महीने तक आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा आपको क्यों अरेस्ट किया गया, ना आपको कोई वकील प्रोवाइड किया जाएगा। क्या प्यूनिटिव डिटेंशन में ऐसा है, उसको 24 घंटे के अंदर आपको, और प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव में कौन कौन केस आएंगे समझ में आएगा। प्यूनिटिव में कौन आएंगे, साहिल बताइए आप ही। प्यूनिटिव डिटेंशन में अगर अरेस्ट किया गया है तो किस आधार पे, कौन से केस में आपको प्यूनिटिव डिटेंशन लगाया जा सकता है। प्यूनिटिव, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव अलग है। ऑर्डिनेंस कानून, आम कानून, आम अपराध, चोरी डकैती, सिविल क्राइम इसको कह सकते हैं, ऑर्डिनेंस क्राइम भी कह सकते हैं। वो लगेगा किसमें, प्यूनिटिव डिटेंशन में। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन, आपने नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचा आपकी वजह से, ठीक है, उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन लगेगा आपको, और उसमें 3 महीने तक आपको कोई अधिकार नहीं दिए जाएंगे, कोई बातचीत नहीं, सीधा खाओ पियो। और इसी समय कसाब को जब अरेस्ट किया गया ना तो 24 घंटा उसको सोने नहीं दिया गया, मालूम है। जैसे उसको हॉस्पिटल से बाहर लाया गया, उसको 24 घंटा सोने ही नहीं दिया गया। जैसे वो सोता था उसको टॉर्चर किया जाता कि सो मत, तुमने इतने लोगों को मारा है, तुमको सोने का हक नहीं है। उसको जगा कर रखा 24 घंटा। लेकिन उसके बाद जो उसका यासी शुरू हुआ, फिर तो कहना ये लग 2 लाख रुपया हर रोज का खर्चा था। और कितने साल तक वो रहा था जेल में, ठीक है, तो सब मतलब नहीं है।
याद है आर्टिकल 22 समझ में आया? आर्टिकल 22 क्या कहता है? तो चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हाँ, डाउट है क्या? समझ में आया? सब ठीक है ना? तुम्हारा क्यों उतरा हुआ है? एक थोड़ा आतिश और रवि का थोड़ा एनर्जेटिक लग रहा है, आज कुंदन का लग रहा है। मानसी में जबरदस्ती हंस रही है। अच्छा, क्या बोल दिया आतिश? कहाँ डांट सुनवाता है? देखिए, आपका होमवर्क है, लक्ष्मीकांत जाइएगा, फंडामेंटल राइट पढ़िएगा, ठीक है? हिंदी वाले हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िएगा। अब ऐसा मत बोल दीजिएगा घर में बहुत काम था, ठीक है? पढ़ेगी ना मानसी? आतिश, अगर तुम नहीं पढ़ी ये नहीं पढ़ा तो हमको बताना, फिर हम इसको डांट लगाएंगे, ठीक है? तुम्हारा बदला ले लेंगे, ठीक? खड़ा करके यहाँ से 2 राउंड यहाँ मरवाएंगे, 2 राउंड वहां मरवाएंगे, ठीक है? आप लोग भी, साहिल आपसे 4 राउंड मरवाएंगे, थोड़ा पेट निकल रहा है तो 4 राउंड यहाँ, 4 राउंड वहां। कुंदन, ठीक है? नहीं नहीं तो बैटरी क्वालिटी, ठीक है? या समझ में कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए प्लीज, इस आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल से अभी तक में कोई क्वेश्चन पूछना है, समय दे रहे हैं, देख लीजिए कोई क्वेश्चन, जहां अगर कोई आर्टिकल समझ में नहीं आया वो भी बोलिए। लेट हो जाए भलो, लेकिन कोई चीज छोड़ कर नहीं जाना चाहिए आगे। क्या? 14 दिन? और रिमांड अगर मान लीजिए आपको, एक बात बताते हैं, आर्टिकल इससे 21 से पहले 20 पढ़े थे ना? आर्टिकल 20 में एक बात और बता देते हैं, अगर आपको अरेस्ट करता है तो अरेस्ट के समय में आपको पुलिस टॉर्चर नहीं कर सकता थाना के अंदर। अगर आपको थाने के अंदर टॉर्चर किया है तो आप कोर्ट में ये कह सकते हैं कि हमको मारा है, और उसके ऊपर एक्शन, लीगल एक्शन लिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। अगर उसको मारना है, रिमांड लेना है, तो उसको कितना, 14 दिन का अगर उसको रिमांड लेना तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले कोर्ट में जाके क्या मांगना पड़ेगा? रिमांड मांगना पड़ेगा कि भैया हमको इस रिमांड चाहिए इस व्यक्ति का, इससे हमको बहुत इंफॉर्मेशन निकल सकता है। अगर कोर्ट बोल दे, अगर कोर्ट बोल, मारने का मतलब क्या है? अरे कोर्ट मतलब मारने का ये मतलब नहीं है कि ये दिए जा रहा धोबी के तरह, ठीक है? नहीं, बेसिकली रिमांड क्या है? नहीं नहीं, बेसिकली ये हुआ भी था केरला के केस में, जब कोरोना लगा था 2000, कब लगा था? 18 के 19 में लास्ट में लगा था ना? नहीं, 19 का लास्ट में शायद लग गया था। 2020 में इसी में केस हुआ था। या केस समझ लीजिए, इसका भी केस समझ लीजिए। केस क्या हुआ था बेसिकली, जब कोरोना लगा था, कोरोना में तमिलनाडु, तमिलनाडु का ये केस है। तो तमिलनाडु में 2 वॉचमैन हुआ कर, 2 वॉचमैन था, ठीक है? तो 2 वॉचमैन ड्यूटी कर रहा था रात में, और ड्यूटी खत्म होने के बाद वो वहीं पर रुक गया। तो वहां की पुलिस ने क्या किया, केरला की पुलिस केस ने उनको अरेस्ट कर लिया। उनको क्या कर लिया, उन्होंने कानून तोड़ा कि भैया घर से नहीं निकलना है। उन्होंने कानून तोड़ा, लॉ तोड़ने के आधार पर क्या, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट के दौरान ही जब अरेस्ट किया गया, पुलिस कार्रवाई के अंदर उन दोनों की मृत्यु हो गई। तो दोनों की मृत्यु हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए ये कहा गया कि सबसे पहले, और वहां के जो आईजी थे उस समय, आईजी को क्या कर दिया गया, 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। सीधा जो हेड होते पुलिस के, उसको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। बेसिकली इसमें यह कहा गया था, इस केस में, तमिलनाडु के केस में, कि आपने इसको अरेस्ट किया गया है, तो अरेस्ट के समय में सबसे पहले अगर आपको इससे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी तो आपको कोर्ट से पहले क्या, रिमांड लेना पड़ता कि भैया हम इससे क्या इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए कुछ ऐसे चीजों का इस्तेमाल करेंगे जिसके आधार पर क्या इसको हानि पहुंच सकती है। क्या शरीर से हानि हो, मानसिक हानि हो, या किसी भी तरीके से क्या है, इसको हमको इंफॉर्मेशन निकलवाना, ये कोर्ट अलाउ करता है रिमांड का अलाउ करता। रिमांड में यहाँ पे अलग अलग बंधे हुए, ऐसा नहीं है कि भैया, रिमांड का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जाने से मार दे।
वो नहीं कर सकता है, वो सब तो ये फिर ये ना हो गया, राइट टू लाइफ का वायलेशन हुआ ना, आपको जिंदगी के साथ खेल रहा अगर वैसा करेगा तो आर्टिकल 21 का वायलेशन हो जाएगा। रिमांड में यहाँ पे कुछ प्रावधान है कि किस तरह का रिमांड, रिमांड भी अलग अलग तरीके का होता है। एक तो पूछने का रिमांड होता है, एक तरह की भैया आप छोटा मोटा टॉर्चर कर सकते हैं, मतलब जैसे थप्पड़ मारना या बम पे 2 लाठी मार देना या पैर पे 2 लाठी मारना, इस तरह का टॉर्चर कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि लाठी लेके दिए जा रहे हैं, आज मन वाइफ से या हस्बैंड से लड़के आई हैं अब मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, रिमांड में भी अलग अलग है, लेकिन उतना मत जाइए, वो आपके काम का नहीं है। आप क्राइम थोड़े करने जाइए, क्राइम के लिए पढ़ रहे क्या फंडामेंटल राइट हमारा अधिक का नहीं। रिमांड का मतलब ये है कि पुलिस को लग रहा है कि आपसे बहुत इंफॉर्मेशन निकल सकता है, तो पुलिस आपको क्या दूसरा रास्ता फर्दर इसमें क्या थोड़ा सा देखिए, समझिए आप लोग, समझिए आप, थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है रिमांड में। रिमांड बेसिकली क्या है कि आप तो पहला पॉइंट है कि आपसे पूछताछ किया जाएगा, दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि पूछताछ के दौरान पुलिस को अधिकार दिया गया कि वो छोटे मोटे आपसे क्या कर सकती है, आपको टॉर्चर कर भी सकती है, जैसे थप्पड़ मारना, लात घुसा मारना, वो सब चल सकता है, लेकिन उससे आदमी के शरीर में कोई हानिकारक हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सर पे मार दिए तो ब्लड क्लॉट हो सकता है ना, तो उस तरह क्या उसके जिंदगी उसके लाइफ से रिलेटेड कि अटेम्प्ट टू मर्डर वाला काम नहीं होना चाहिए रिमांड में। ठीक है, उतना मत घुसेगा। आर्टिकल 22 क्या कहता है, बताइए आप रवि। आर्टिकल 22 मोबाइल में क्यों निकाल रहे हैं, इधर देख रहे हैं ये भी मोबाइल निकल, उधर वो भी, उधर वो भी, आज मोबाइल निकल रहा है, क्या बात है। हम चश्मा नहीं पहना है इसलिए हमको लग रहा है क्या, नहीं नहीं इसको तुम देखिए, इसको साहिल को भी देखिए, इतना भी थोड़ा मेरा आँख खराब है जी। चलिए आर्टिकल 22 बताइए साहिल रवि। ये डिटेंशन के बारे में बताता हूँ, और कहिएगा डिटेंशन 2 तरीके का होता है, प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव। ठीक है, इसमें केस बता दीजिएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन में। इसी मतलब मीसा एक्ट लगाया गया था, साथ साथ में ये एक्ट लगाया गया था टेररिज्म एंटी टेररिज्म एक्ट लगाया गया था 2000 में। टाटा को खत्म कर दिया गया, टाटा को खत्म कर दिया गया, अब नहीं है टाटा। बहुत खतरनाक केस था, बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा, हाँ बहुत खतरनाक है ये, अगर आप पे लग गया तो जिंदगी खत्म। और एक बात मालूम है आपको, अगर आप पे कोई केस रजिस्टर हो जाता है ना, तो आप यूपीएससी में फॉर्म नहीं भर सकते, या बीपीएससी में भी आपको बताना पड़ेगा प्रॉपर कि आप पे जो केस हुआ है किस आधार पे हुआ। आप तो अपराधी नहीं थे ना, आपने किसी का गला तो नहीं काट दिया था ना, अगर आप अटेम्प्ट टू मर्डर या मर्डर के रूप में आप गए। फर्दर इंक्वायरी होती है, वेरिफिकेशन होती है, आपके थाना में पहुंचेगी, पीएम वगैरह जब बनेंगे ना आपको इंक्वायरी, आपकी इंक्वायरी होती है। यहाँ छोड़े, उसमें आप छोड़िए ना, पोस्ट ऑफिस वगैरह में जो अप्लाई होता है ना, जो बिना एग्जाम को लेता है, उनका भी इंक्वायरी होती है, कोर्ट में पहुंचता है, कोर्ट में जब आप कोई सॉरी ये क्या कहते हैं, थाना में हाई कोर्ट के एग्जाम में तो पूछता ही पूछता। आप कोई सरकारी नौकरी निकाल लेंगे ना, तो फाइनली जब वेरिफिकेशन होता है, तो वेरिफिकेशन के दौरान आपका जो कॉल लेटर होता है, पहले जाएगा आपका कॉल लेटर से पहले एक लेटर जाएगा थाना में, और थाना में आपसे पूछेगा भैया ये व्यक्ति मानसी एक लड़की है, आप ये बताइए चरित्र कैसा है, इसके ऊपर कोई अपराध तो रजिस्टर नहीं है आपके थाने में। अगर आपके ऊपर रजिस्टर हुआ या वो लिख के दे दिया कि ये व्यक्ति या लड़की बहुत खतरनाक है, आयरन लेडी है, जिसको देखती है चाकू मार के भाग जाती है, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है, तो आपका जो कॉल लेटर है उसको स्टे किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए कभी देख, अगर आप प्रूफ किए हुए कि नहीं आपकी वजह से, या देखिए क्राइम भी मैंने 2 तरीके का बताया था कि आपने क्या, एक तो अपने बचाव के लिए किया, और दूसरा आप क्या पेशेवर है, कातिल है। एक आपका मर्डर से मन नहीं भरा, आपने दूसरा मर्डर भी कर दिया, बाद में आप चाह रहे एसडीएम बनना,
तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको लीगल, फिर अगर इंक्वायरी बैठी तो फिर आपको लीगल चीज बतानी पड़ेगी, भैया हमने ये क्राइम किया था, किस आधार पे किया था, किस कंडीशन के आधार पर हमने इस क्राइम को किया था। वो आपको अपनी तरफ से लीगल स्टेटमेंट देना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में फिर आपको जज के थ्रू, या ये पूरा प्रोसीजर लंबा प्रोसीजर है, कोर्ट के थ्रू आपको लिखवाना पड़ेगा कि ये जज के थ्रू साइन करवाना पड़ेगा कि भैया नहीं इस व्यक्ति में अब सुधारा गया। केस खत्म हो गया, फिर कोई मतलब नहीं, केस ही खत्म हो गया। आप क्या, अगर केस रजिस्टर और केस चल रहा है और तब आप क्या एसडीएम बन गए, तब तो फिर वो इंक्वायरी आ जाएगा ना आपका, तो स्टे कर दिया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 23 देख लेते हैं। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती फोर्स तरीके से काम नहीं करवा सकते, फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते हैं। आर्टिकल 23 देखिएगा, एक समय में पहले दो तरह के कैटेगरी, एक होते बंधुआ मजदूर, नाम सुने, बेगर, और एक होते बाउंडेड लेबर। बाउंडेड लेबर, बंधुआ मजदूर सुने नाम, बेगर लेबर और बाउंडेड लेबर। बेसिकली क्या होता है आर्टिकल 23 बेगर में क्या होता है कि बेगर मजदूर उसको कहते हैं कि आपसे काम करवा लिया जाएगा। ठीक है, समझे? इधर अपना क्लास हम लोग ध्यान देते हैं, एसी थोड़ा हम लोग एसी रिपेयर वाला बनना है क्या यार? अभी देखो बेगर और बाउंडेड लेबर में क्या है, बेसिकली आर्टिकल 23 दो बात कहता है। आर्टिकल 23 ये कहा गया है कि आप किसी भी, क्या खाया है जी? अच्छा, गैस वगैरह बन जाता होगा, खाना नाश्ता वगैरह नहीं करता होगा, इसी वजह से बीच में बहुत लंबा गैप हो जाता है ना, तो इस वजह से क्या एसिडिटी बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से डकार आता है। तो नॉर्मल इंसान में क्या होता है? अच्छा, चलिए कोई नहीं। यहाँ देखिएगा, क्या कोई मैसेज उससे कुछ जोक्स है क्या? किसको? चलिए समझिए थोड़ा सा, आर्टिकल 23 क्या कहता है। अल्ट जल्दी जल्दी करते हैं, आज इसको खत्म करना चाहता हूँ बहुत। आप समझे, फंडामेंटल राइट है, फिर डीपीएसपी है, फिर पार्लियामेंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, पंचायती है, नगर निगम है, और सबको मेंस और पीटी दोनों लेके चलना है। इसमें थोड़ा सा, इसमें थोड़ा कम ध्यान दे रहे, क्योंकि फंडामेंटल राइट ऐसा है कि आपको पीपीटी है, लक्ष्मीकांत है, ये सब में भी आपको बेसिक यहाँ पे क्लियर कर दे रहे। ठीक है, आर्टिकल 23 कहता है क्या? आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 अधिकार देता है लोगों को, भारत के नागरिकों को, कि आप फोर्सफुली किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। देखिए पहले क्या होता था, पहले दो तरीके के प्रथा चलते थे। एक तो होते थे कौन, एक होते थे बेगर मजदूर, और दूसरे थे बाउंडेड लेबर। बेगर लेबर, बेगर बंधुआ मजदूर में क्या होता था कि आपसे काम करवा लिया जाएगा। ठीक है, आपसे काम करवा लिया जाएगा आपको, और जो काम करवा रहा है उसको लगेगा भैया इस व्यक्ति को पैसा देना चाहिए तो देगा, और नहीं मन करेगा तो नहीं देगा, जब जो खाना खा लो। तो इससे क्या हो, उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार भी वायलेशन हो रहा है। भैया अगर आप पैसा नहीं देंगे तो वो अपना जीवन कैसे जिएगा? ठीक है, इसी के आधार पर बाद में क्या हुआ, 1998 में बेगर प्रथा को खत्म कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद एक होता बाउंडेड लेबर। बाउंडेड लेबर क्या होता है? बाउंडेड लेबर में ये कहा गया है कि भैया आप देखिएगा, पहले के समय में मिथुन चक्रवर्ती का मूवी देखे होंगे आप लोग। मिथुन चक्रवर्ती के मूवी में देखिएगा, उसके पिता बहुत लोन लिए थे किसी जमींदार से, और लोन का इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि भैया उसके जो पूर्वज 7 पुश्ते क्या उस मालिक के घर में काम कर रही। ये मूवी देखते हैं, पुराना मूवी वगैरह देखते हैं कि नहीं? ना मूवी देखते हैं, ना कहीं घूमने जाते हैं, ना पढ़ते हैं, खाली टिकट ऑफ चलता है क्या? आप लोग मूवी भी देखते हैं कि नहीं? 1998 के आसपास इसको बन गया बाउंडेड लेवल को, सॉरी बेगर लेवल को। ठीक है, समझिए क्या होता है, बेसिकली याद रखिए। आर्टिकल 22 कहता है, आर्टिकल 22 या आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 समाज में वंचित वर्गों के किसी भी तरह से शोषण को बचाने की व्यवस्था करता है। हो गया पवन जी, अब नहीं आए खुटखाट।
चलिए अब बर्फ गिरेगा, इधर देखिए आप लोग। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 किसका फोन बज रहा है? अच्छा, आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 अधिकार देता है कि जो वंचित वर्गों के किसी भी तरह से शोषण से बचाने की व्यवस्था करता है। इन आवश्यकता को समझते हुए संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 की व्यवस्था की गई है। इन दोनों अनुच्छेद बेसिकली आर्टिकल 23 और 24 आपको अधिकार देता है कि आप किसी भी वर्ग के लोगों को आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। जहां पहले होता था बेगर प्रथा और बाउंडेड लेबर। बेगर प्रथा में क्या होता था कि आपसे काम करा लिया जाएगा और आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, जिसको 1998 में भारत सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। और बाउंडेड लेबर बेसिकली क्या, इसको भी खत्म कर दिया गया। बाउंडेड लेबर में क्या होता था कि आपने किसी व्यक्ति से लोन लिया और लोन का इंटरेस्ट इतना भर गया कि उसका क्या 7 पुश्ते उसके अंडर में काम करिए फ्री में, ठीक है, उसको बाउंडेड लेबर कहते हैं। बंधुआ मजदूर सुने इस कि पहले के समय में कैसे जमींदार से हम लोग लोन लेते थे, लाला जी से, और इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता था कि हमको उसके यहाँ काम करना पड़ता था। और मेरी आने वाली जनरेशन भी उसी लाला के घर में, लाला के बेटा, बेटा का बेटा, उसका हम लोग क्या कर रहे, काम कर रहे हैं। इस प्रथा को भी खत्म कर दिया गया संविधान के द्वारा, ठीक है। बेसिकली आर्टिकल 23 में याद रखिएगा, आर्टिकल 23 हमें अधिकार देता है कि भैया आप किसी से भी फोर्सफुली काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 23 भी ये भी कहता है, 1998 में इसको बंद कर दिया था। हाँ, उससे पहले भी चल रहा था, छोटा मोटा प्रैक्टिस किया जाता, बस कानून नहीं बनाया गया था, लेकिन बाद में इसको कानून बना के इसको खत्म कर दिया गया था, ठीक है। और इसी आर्टिकल 23 में भी कहा गया कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, मानव की अंगों की तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बंद किया गया इसी आर्टिकल 23 के तहत। भारत कितने, दुनिया के कितने स्थान पर है कि जहां पे मानव अंगों की तस्करी पर नहीं होती है, बहुत तगड़ी होती है। मेरा एक फ्रेंड है, यही पटना महावीर मंदिर नहीं है, महावीर मंदिर में उसको उठा लिया, वो आज तक उस बच्चा पता नहीं चला, वो आज तक नहीं मिला। वो 4-5 साल हो गया, उस पत्ते का भी, बच्चे का भी तक पता नहीं। तो बहुत चीजें प्रैक्टिस अभी भी होती है, ऐसा नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, बट कानून बने हुए हैं, लेकिन सोशल लोग अभी तक एजुकेट नहीं हो पा रहे, खत्म नहीं हो पा रहे। देखिए एक बात कहते हैं, पोस्टमार्टम जब होता है ना, तब पोस्टमार्टम के समय में आपका जो दिल होता है, अगर आप बायोलॉजी पढ़ेंगे जब आप लोग बायो, तो उसमें कुछ अंग ऐसे होते हैं कुछ समय के लिए जिंदा, जैसे आंख, और ये सब निकाल लिया जाता है, ठीक है, ये सब निकाल लिया जाता है। जैसे आप आई डोनेट, कभी नाम सुना आई डोनेट? अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाके एक आई डोनेट का फॉर्म आता, अगर आपने वहां पे साइन कर दिया, तो जैसे आपकी मृत्यु होगी आपकी आंख निकाल लिया जाएगा और आपकी आंख उस व्यक्ति को डोनेट कर दी जाएगी जो व्यक्ति आंख से क्या है, वंचित है, जिनके पास आंख नहीं है, उनको डोनेट कर दिया जाएगा। ये बेसिकली क्या है, ये मरने के बाद है। लेकिन आर्टिकल 23 कहता है आप किसी भी तरीके से किसी जिंदा व्यक्ति का है जो अंगों का क्या नहीं कर सकते हैं, खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, व्यापार नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 23 के तहत ये बात कही गई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बंद करने की बात की गई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बंद करने की बात की गई है, किस कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 23 के तहत। तो याद रखिएगा आर्टिकल 23 में 2 बात कहता है। पहला बात कहता है, कुंदन याद रखिएगा, पहला बात कहता है कि आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते हैं, फोर्सफुली काम नहीं करा सकते हैं। और आर्टिकल 23 ये भी अधिकार दिया गया कि आप किसी भी व्यक्ति का क्या करने, अंग का है, तस्करी नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए आर्टिकल 24 में आ जाएगा कि 14 वर्ष के कम के उम्र के बच्चे, ठीक है। आर्टिकल 24 ये कहता है कि 14 साल के, यहाँ देख ले आर्टिकल 23 आर्टिकल 24, हिंदी वाले भी देखना, देख लीजिएगा। आर्टिकल 24 ये कहता है कि 14 साल से कम उम्र बच्चों को आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, या जबरदस्ती या उसके मर्जी से भी काम नहीं करा सकते फैक्ट्रीज में,
माइनिंग्स में, जहां पे उस बच्चे की क्या हो, शारीरिक उसका नुकसान पहुंचे। ठीक है, 14 साल के कम उम्र बच्चे को अगर आप काम कराते हैं तो आप पे क्या किया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा, आपको 6 महीने की सजा और साथ साथ में आपको 4,000 रुपया का जुर्माना लगाया जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो बच्चे मूवी वगैरह में काम करते हैं या सीरियल्स वगैरह में काम करते हैं 14 साल के बच्चे, तो फिर क्या आगे इसमें आएंगे? कुंदन आप बताइए, जो मूवी वगैरह देखते हैं ना, सलमान खान पहुंचा था मुन्नी को लेकर पाकिस्तान, तो वो जो एक्टर है वो 14 साल की कम की उम्र की बच्ची थी ना। चलो बताओ रवि, आप ही बताओ। अगर वो काम कर रहा है 14, आर्टिकल 24 सीधा समझिए, आर्टिकल 24 कह रहा है कि अगर आप 14 साल के कम उम्र के हैं, आप काम करते हैं, तो माइनिंग वगैरह में काम कर रहे हैं जिससे आपका शरीर नुकसान पहुंच रहा है, तो आपको क्या है, उस जो आपसे काम करवा रहा है, जो आपसे काम करवा रहा है उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, 6 महीने की सजा और 4,000 रुपये जुर्माना। तो फिर वो बच्चे जो मूवी वगैरह में या सीरियल में काम करते हैं, तो ये आर्टिकल 24 इन पर लागू होगा या नहीं होगा, ये सिर्फ बताइए, हाँ या ना। किनको किसको लग रहा नहीं होगा लागू? आप दोनों को लग रहा भाई उनको लागू होगा? देखिए समझिए, क्यों होगा, क्यों लागू नहीं होगा? साहिल, क्यों नहीं लागू होगा? यस मार रहे थे क्या? फिर आर्टिकल क्या ये लागू इसलिए नहीं होगा, मैंने ये कहा था कि 14 साल नहीं नहीं, इस तरह समझो, मैंने ये कहा कि 14 साल के कम उम्र के बच्चे काम नहीं करवा सकते जिससे उसके शरीर पे कोई नुकसान पहुंचे, शरीर पे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब अगर कोई बच्चा माइनिंग में काम कर रहा है या फटाका फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहा है, उससे केमिकल रासायनिक निकल रहे हैं जिसके आधार पे क्या हो, उस बच्चे का शारीरिक पर नुकसान हो सकता है। लेकिन मूवी वगैरह में जो काम कर रहे हैं यहाँ पे शारीरिक नुकसान क्या है, इसी में काम कर रहा है मस्त से एकदम, आया बोला निकल लिया, शरीर में नुकसान कहाँ होता है, उसमें एकदम फुल सिक्योरिटी रहता है ना। माइनिंग फटाका में कितना डॉक्टर मौजूद रहता है, मौजूद कभी देखे हैं? तो फिर वो देखिए, ये उसके ऊपर ऐसा नहीं है, इसको नहीं समझिए, आप लोग कंफ्यूजन मत करिए, आप समझिए सिंपल भाषा कि देखिए माइनिंग फैक्ट्री फटाका फैक्ट्री में अगर काम कर रहे हैं उसमें ज्यादा नुकसान है, ये आप जानते हैं, क्योंकि रासायनिक केमिकल्स निकल रहे हैं, केमिकल्स आपको क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा आपको हानिकारक पहुंचाएगी। ठीक है, लेकिन मूवी वगैरह में कोई केमिकल तो नहीं निकल रहा है ना, उसके शरीर में कोई अंगों पर कोई असर हो सकता है, ज्यादा थकान होगा वो शूटिंग बंद कर देगी, या उसको क्या रिलैक्स किया जाए, डॉक्टर वहां पे ऑटोमेटिक प्रेजेंट रहते हैं, फुल फैसिलिटी दी जाती है ना। पूछिए पूछिए क्या डॉक्टर पूछिए। कैसे फिर फैक्ट्री में तो केमिकल वगैरह, फटाका फैक्ट्री देखे है ना, तो कोई भी फैक्ट्री आप पकड़े बताइए आप ही, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर वही हम समझा रहे हैं कि जहां पे हार्ड, शारीरिक हार्ड होता है, शारीरिक से जहां पे हार्ड मजबूती लगता है, जहां पे पानी वगैरह उठाने में, पहुंचाने में, लगाने में उसका क्या ताकत लगेगी ना, नहीं समझ रहे, सिंपल समझिए। हाँ? अरे भैया वो तो अलग ही केस हो जाएगा, मेंटली वाला चल बेसिकली शारीरिक से यहाँ बात कर रहा है, शारीरिक से ऐसा काम जिससे बच्चे के शरीर में कोई नुकसान पहुंचे, यो वो बच्चे 14 साल से अगर काम कर, जैसे ढाबा वगैरह में काम देखे हैं ना, ढाबा में तो अगर 14 साल से कम उम्र के बच्चे में पुलिस उसको उठा के ले सकती है मालिक, ठीक है? तो उससे क्या शारीरिक पर क्या नुकसान, नहीं देखिए, तो ढाबा में नुकसान नहीं है,
आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। सिंपल याद रखिए, आर्टिकल 23 कहता है ज्यादा दिनों में शरीर पर नुकसान नहीं होना चाहिए, जहां काम करना करो। अगर आप फैसिलिटी अब मान लीजिए, सपोज दैट, इस तरह एग्जांपल में समझिए कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक संस्था बनाई कि भैया जहां संस्था में बच्चे अगर काम भी करते हैं तो उनको पैसा भी दिया जाएगा, उनको एजुकेशन भी दिया जाएगा, और उनके साथ शरीर में कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो ऐसे जगह वो काम कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे शरीर पर नुकसान हो, शरीर पर इफेक्ट पड़े, वहां पे अगर आप काम कर रहे हैं, उसमें बना हुआ प्रोविजन, फैक्ट्रीज में, ढाबाज में, इसमें आप काम नहीं कर सकते 14 साल के कम उम्र के बच्चे। अगर आप करते हैं तो आप जो मालिक है उसको अरेस्ट किया जाएगा 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, और साथ साथ में 4,000 का जुर्माना लगा देगा। पेरेंट्स कंसर्न का कोई मैटर नहीं है, पेरेंट्स चाहे अलाउ करे या ना करें। अगर आपका बच्चा काम कर रहा है तो सबसे पहले ढाबा वाले को उठाया जाएगा, उसके बाद पेरेंट्स से पूछा जाएगा कि भैया आपने क्यों भेजा इसको। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 23 कहता है कि किसी को भी जबरदस्ती नहीं काम करवा सकते, फोर्स लेबर नहीं करा सकते हैं, साथ साथ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये करते हैं तो आपके ऊपर क्या किया जाएगा, पनिशेबल ऑफेंस लगाया जाएगा। ठीक है, समझ में आया। और आप यहाँ पे जाति के धर्म पे, कास्ट के धर्म पे, रिलीजन के धर्म पे आप यहाँ पे ये भी नहीं कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये नहीं बोल सकते हैं कि भैया चमार है तो तुम ही खाली क्या करोगे, नाला साफ करोगे। समझ हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप फोर्सफुली काम ये नहीं कह सकते कि जबरदस्ती काम बोल के, ये नहीं बोला जाता कि भैया तुम क्या हो, तुम इस कैटेगरी में आते हो तो तुम्हारा काम क्या है। जैसे नाई कौन से कैटेगरी में आता है, नौवान जो नार बाल काटते हैं, कौन से जाति में, इकोनॉमिकल क्या सेक्शन में थोड़े आते हैं। जैसे यादव, सिंह, राजपूत, उसी तरह नाई वगैरह का एक जात होता ना, कौन सा, गांव देहात लगता नहीं घूमने, नहीं। अच्छा चलो, अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ा खराब हमको लगता है जब हमसे कोई पूछता ना तुम्हारा क्या टाइटल, हमको इतना मतलब हम आज तक अपना टाइटल यूज नहीं किए, ना आधार कार्ड में, ना पैन कार्ड में, ना मार्कशीट में, ना 10th ना 12th, कहीं पर भी नहीं। बाहर में भी जाते हैं तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है, और लोग ऐसे हैं कि वो पूछते ही नहीं, हम बताते भी नहीं। हमको बड़ा अजीब सा, हमको ऐसा फील आता है कि कोई हमको क्या कर रहा है, एक जज कर रहा है मेरे कास्ट पे। हमको बड़ा अजीब सा लगता है कि यार कास्ट जान के क्या कर लेगा तुम मेरा, ना तुम हमको पैसा देगा, ना तुम हमको प्रधानमंत्री बना देगा, और ना तुम हमारा किसी से ऐसे शादी करा दोगे जो मेरे औकात से बाहर है, बस हमें भेदभाव करेगा। और ये नहीं होना चाहिए। कोटा वगैरह में इसका बहुत गलत इस्तेमाल होता है। कोटा कभी जाइएगा ना, एक देखिएगा वहां पे जल्दी रूम रूम नहीं देता है। आप जाके देखिए, बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़। एमपी वगैरह में चल जाइएगा, हाँ, बाप रे बाप, अगर कोटा में अगर आप नॉनवेज खाना खाए ना तो आपको छोड़ना पड़ेगा, देगा ही नहीं। मुसलमानों को रूम नहीं दिया जाता, रूम ही नहीं देगा। आप भटकते रह जाइए, रूम ही नहीं देगा। आप बिहार वाले को भी थोड़ा सा आप चल जाइए एमपी वगैरह में, बिहार में आपको रूम जल्दी नहीं देगा बिहार वालों को बोलकर। आप चल जाइए साउथ में, हिंदी बोलने वाले को परेशान किया जाता है। तो बेसिकली यही है कि आप किसी को जाति के नाम पर उसको जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। चाहे इफ एनी कंपल्सरी सर्विस इज इम्पोज्ड बाय द स्टेट पब्लिक पर्पस, it will not be violation of the above right, but it should not be discrimination on the basis of religion, caste और class। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आप इस जाति के हैं, आपके पुराने पूर्वज क्या कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं, तो आपको भी यही काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है, आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते। तो आर्टिकल 23 क्या बात करता है, आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। और साथ साथ में आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है, आप इंसान के किसी भी शारीरिक अंग को खरीद और बेच नहीं सकते हैं। अगर ये आर्टिकल 23 ये कहता है तो फिर आप यहाँ पे बताइएगा, फिर शरीर आदमी की जो किडनी वगैरह फेल हो जाती है, हार्ट फेल हो जाता है, तो फिर हम लोग हॉस्पिटल से खरीदते हैं ना। अभी किडनी का रेट मालूम है कितना है, ना मालूम है, 3 लाख रुपया है। 6 लाख रुपया है आंख का, 6-7 लाख रुपया।
एक आंख का 3.5 लाख रुपया है मरने के बाद। जिन नहीं, आपकी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि फैमिली वाले को कि हम हॉस्पिटल में लेना चाहते हैं पैसा, तो लीजिए, कोर्ट में केस करके लंबा चलेगा। हाँ, सब बैकडोर से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आपको अंदाजा नहीं है, इंडिया बहुत अच्छे नंबर पे आता है, इंडिया का रैंक अच्छे पे है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। ठीक, बड़े बड़े शहरों में बहुत ज्यादा, गोवा वगैरह में आप चल जाइए, क्या कहते हैं, पंजाब वगैरह चल जाइए, हरियाणा वगैरह चल जाइए, फिर तुम्हारा यूपी साइड चल जाइए, कहाँ, बरेली नाम सुने हैं, बरेली साइड चल जाइए, वहां पे बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेरा खुद फ्रेंड का भाई महावीर मंदिर में गायब हो गया 5 साल पहले, और उसकी उम्र सिर्फ 10-12 साल, तो लोग आया था घूमने, पता नहीं है वो आज 10 साल हो गया, आज तक पता नहीं चला है। ये है आर्टिकल 23 प्रोविजन करता है कि आप किसी के साथ, किसी भी व्यक्ति के अगर आप पकड़े जाते हैं, तो ये अगर इसके तहत अगर आप पकड़े गए ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, तो भैया NSA वाला आप पे लग जाएगा, तगड़ा वाला कानून लग जाता है। हाँ, बच्चा चोर, महिला सब बहुत निकलती है आजकल बच्चा चोर, यूपी में बहुत है बच्चा चोर, सब बच्चे चुरा लेता। कभी भी स्टेशन पे सोइए ना, अगर आपका कोई रिश्तेदार हो, छोटा बच्चा हो, तो आंख मत बंद कर लीजिएगा, स्टेशन पे जब सबसे ज्यादा इसका मिसयूज किया जाता है भीड़ भाड़ इलाके में। कहीं से क्या लाया है, मिलता थोड़े है। हम्म, बहुत बड़ा रैकेट भैया। और भिखारी को कभी भीख मत दिया करिए, ठीक है, भिखारी को, ऐसा सुनिए, भिखारी को कभी भीख मत दिया करिएगा। भिखारी को भीख देने से, आपको पता भिखारी का इनकम कितना है, कि भिखारी का आपके जितना कमा नहीं पाए हैं अब तक, वो कमा के बैठा हुआ है। एक डेटा निकाला था भारत सरकार, ठीक है, जिसमें पाया गया कि एक भिखारी के पास 2 से 2.5 करोड़ रुपया। हाँ, एक भिखारी के पास। और दूसरा, सबसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि भिखारी को भीख इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि वो काम करने की आदत उससे छूट जाती है। अब बच्चों को भी नहीं देना चाहिए। आपको अगर किसी को देना है तो ऐसे व्यक्ति को जो, जिसको देख के लग जाए कि भैया वो शारीरिक से क्या है, हैंडीकैप, हाथ आनम ऐसा केमिकल है हाथ, हरिद्वार का भी है, बोलबम वगैरह, बोलबम भी नहीं है आप लोग, तो देखिए बोलबम में क्या, हाथ को ऐसे लग जाएगा, पता चलेगा कि तुम हाथे नहीं है, जब बांध देता है ऐसे ऐसे करके बांध देगा, और तुमको लगेगा हाथ ही नहीं है, ये तो बहुत तगड़ा बांध देता, हमको हाथ से भी होता नहीं, पीछे हाथ से बांध देगा, तब एक हाथ से दे दे भाई, दे दे बाबूजी करता। तो ये सब मत करा करे, इससे क्या हुआ ना, उसको काम करने की जो आदत है, वो मेहनत है, वो उसका असली पता ही नहीं, बैठे हुए आराम से मिल जाता उसको, बैठिए माई के बाई बे करो, पैसा मिल गया। आर्टिकल 22 आ जाइए, आर्टिकल 22 हमें धर्म से संबंधित की बात करता है, धर्म की स्वतंत्रता अधिकार दिया गया है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में, ठीक है, आर्टिकल 25 से 28, ये धर्म की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में बात की गई है। तो पहला आर्टिकल 25 समझ लेते हैं, आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म मानने अचन करें। आर्टिकल 25 हमको आजादी देता है कि आप किसी भी धर्म को या किसी भी धर्म को मानने का अधिकार देता है। आपको आर्टिकल 25 अधिकार देता है, आप किसी भी धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है। अब आर्टिकल 25 आपको अधिकार देता है कि आप किसी भी धर्म का क्या कर सकते हैं, पहला तो आपको अधिकार दिया कि मान सकते हैं, दूसरा क्या पालन कर सकते हैं, और साथ तीसरा आप क्या है, प्रचार कर सकते हैं किसी भी धर्म का। जैसे सिख वगैरह आर्मी में ये कैप नहीं पहनते, वो अपनी पगड़ी लगाते हैं ना, आर्मी वगैरह भी देखिएगा, वो जैसे नॉर्मल आर्मी हेलमेट लगाती है ना, वैसे वो हेलमेट नहीं लगाते। बेसिकली हेलमेट इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि वो उसकी पहचान है, वो क्या कर रहा, प्रमोशन कर रहा है अपने धर्म की, कि भैया प्रचार कर रहा है पगड़ी बांध के, या बाइक पे भी उनको अधिकार दिया गया हमारा देश के संविधान। क्या हिंदू या मुसलमान के साथ ऐसा है, तुरंत फाइन मार देगा। कुछ रिलीजन को अधिकार दिया गया है, ये 25 में अधिकार दिया गया है, आप किसी भी धर्म के हो तो आप अपने धर्म को क्या कर सकते हैं, आपको अधिकार दिया गया प्रैक्टिस करने का, साथ साथ में आपको दी गई है प्रचार करने की परमिशन दिया गया आर्टिकल 25 के तहत।
और साथ साथ में अच्छा बागेश्वर बाबा आए हुए हैं, कोई गया कि नहीं यहाँ से? आप लोग नहीं गए हैं? जाइएगा ही मत, ठीक है। सब अंधविश्वास है लोग, मतलब अगर हम आपको बोले रेट है, सच बात है। रेट लिस्ट देगा तो इस तो हम भी इन सब वंचित थे इस सब चीज से रूबरू। देखिए हम, मेरा तो मानना है ना, हम अपना पर्सनली क्या मानते हैं, पता नहीं हमको लगता है कि हम एक अच्छा इंसान है, ये हमको फील आता है अंदर से। और जिस दिन आपको ये फील आ गया ना, तो ये आप अपने हमेशा अच्छा फील करिएगा कि हमको ऐसा लगता है कि आपको किसी धर्म को है ना इतना भी वैल्यू नहीं दे देना है कि आपकी वैल्यू गिर जाए। आप उस, देखिए धर्म एक अपनी जगह है, जो धर्म के प्रचार करने वाले हैं एक तरह के ब्रोकर्स होते हैं, पंडित हो गए या ये जो पुजारी हैं एक तरह के ब्रोकर है। अगर आपको कोई डायरेक्ट बात करना चाहिए भगवान से सच्चे दिल से करिए ना, रूबरू होके नंदी जी के कान पे बोल दीजिए, ठीक है। अब उसके लिए हमको ब्रोकर क्यों पकड़ना? पंडित जी को देख लीजिए, हम पूजा करवाने गए मम्मी पापा के लिए, तो पंडित जी से हम पूछे कि हमको क्या पूजा करवाना मम्मी पापा के लिए कि भैया उनकी स्वस्थ क्या है, हेल्दी रहे, वो हमेशा स्वस्थ रहे, ये सब के बारे में। तो मैंने उससे पूछा कि भैया पूजा कैसे, तो वो हमको बोलते हैं कि अगर आपको भगवान के पास जल्दी अपनी याचिका पहुंचाना है तो 5,001 लगेगा जल्दी अगर याचिका पहुंचाना है तो 5,001 रुपया लगेगा। अगर आपको थोड़ा सा लेट करना है, ये अगर आपको थोड़ा सा लेट से पहुंचाना है तो 3,000 रुपया लगेगा, और आपको धीरे धीरे पहुंचाना याचिका तो 200 रुपया लगेगा। हमने ये भी रेट चलता है, तो हम बोले कि रहने दीजिए, भगवान से डायरेक्ट हम ही मांग लेते हैं। 50-100 रुपया का 101 रुपया का लड्डू खरीदे, अगरबत्ती खरीदे, बैठ गए, प्रणाम नाम किए, चलो भैया हो गया। इसके लिए क्या है कि आप कहने का ये मतलब तात्पर्य है, लगता है यार बेसिकली हम ये समझाना चाहते हैं कि ये सब अधिकार तो है। सुनिए, बेसिकली हम ये समझाना चाहते हैं, पॉलिटी का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ किताबी नॉलेज रखो। आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है ये सब क्वेश्चन कि आप अपने नजरिया, आपका नजरिया क्या धर्म को संबंधित लेकर, आप किस तरह समझते हैं धर्म को। क्या धर्म को आप इतनी प्रायोरिटी देते हैं कि आप अपने माता पिता को छोड़ के पहुंच जाए? अब देखिए इस्कॉन टेम्पल वाले क्या कर रहे हैं, इतना प्रचार कर रहे हैं, एक यंगस्टर अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ के कहां पहुंच जाता है, इस्कॉन टेम्पल ट्रस्टी में पहुंच गया और उसकी सेवा कर रहा है। कैसा मूर्ख आदमी है। जब गणेश भगवान ने स्वयं 7 चक्कर लगा के अपने माता पिता का ये सर्वप्रथम बन गए, तो फिर तुम क्या मूर्खता वाला काम कर रहे हो वहां पे जाके सेवा? अरे माता पिता की सेवा करो, तुम खुद ब खुद अच्छे आदमी बनोगे और तरक्की तुम्हारा होगा। तो ऐसा तुमको इंसान बनना, और बेसिकली अगर इंटरव्यू में कभी बोले तो इस तरह आपको जवाब देना। ऐसा नहीं है कि बोल दे नहीं शंकर भगवान मेरे बहुत ऊपर हैं, या अल्लाह बहुत ऊपर है, या जीसस बहुत ऊपर है, या क्या नाम है गुरु नानक जी बहुत ऊपर है। देखिए हर धर्म एक है, अपने जगह सही है, लेकिन आपको श्रद्धा रखनी है डायरेक्ट भगवान के प्रति। ये बीच के जो ब्रोकर्स है उनसे थोड़े से दूर रहना, हमेशा मेंटेन बना के रखना, ठीक है। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 हमको अधिकार देता है कि आप किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया गया है, और आर्टिकल 25 कहता है कि आप अपने धर्म को प्रमोशन करने का भी इसी आर्टिकल 25 के तहत आपको अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल 25 में, और दूसरी बात यह भी है इसमें कि कभी भी सरकार को लगेगा कि आपके धर्म में या आप किसी धर्म से संबंधित यहाँ पे कोई अड़चन पैदा कर सकते हैं, आपकी वजह से कोई अड़चन पैदा हो सकता है, तो सरकार आपके धर्म में इंटरफेयर कर सकता है, और इंटरफेयर करके आपके धर्म में कुछ प्रावधान बदल सकता है। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ डोनेट होता है? मतलब हिंदुओं में मंदिर में कहा, कौन से मंदिर में सबसे ज्यादा पैसा? बालाजी से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा साई बाबा मंदिर मुंबई में, महाराष्ट्र में शिरडी फर्स्ट में, और सबसे ज्यादा पैसा सेकंड में तुम्हारा तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी फर्स्ट में है। कब का ये रिपोर्ट है? अच्छा,
तो जो भी हो, बेसिकली ये कहना कि तिरुपति बालाजी में क्या हुआ था ना, ये केस हुआ था, तिरुपति बालाजी में केस हुआ, क्या हुआ था केस, कि उसका जो पैसा है ना, उसका पैसा जो वहां के जो ट्रस्टी है, वहां के ट्रस्टी क्या कर रहे थे, हेर फेर कर रहे थे। तो वहां के जो एक ट्रस्टी थे, उसकी बेटी का जब शादी हुआ कोरोना में, लॉकडाउन में, तो जब लॉकडाउन में शादी हुआ तो उसकी बेटी सोना का बाल से लेके सोना का जूता तक पहनी हुई थी, बीजेपी वाले। सुना था केस। तो उससे पूछा, भैया तुम पुजारी हो, इतना पैसा तुम्हारे पास कैसे आया? तो वहां पे न लोग, ऐसे हम तिरुपति बालाजी में घूमने गए थे तो पापा के साथ, तो वहां पे हुआ क्या कि भैया लोग वहां पे लाइन से पैसा डोनेट करते हैं, एक लाइन लगा हुआ रहता है, अपने विष्णु भगवान का अपने दर्शन किया, और वहां पे डोनेशन बॉक्स बना हुआ है, एक बहुत बड़ा सा एकदम, जैसे हज क्या बोलता है उसको, वो बड़ा क्या बोलता है, हंडी टाइप, उसी टाइप का बना हुआ है एकदम बहुत बड़ा यूज में। अब वहां पे क्या होता, लोग आ रहे थे पैसा उछल रहे थे, तो मेरे आगे जो खड़ा था वो बैग में क्या हुआ, कुछ सामान है, हमको लगा कपड़ा पड़ा हुआ, हम अपने पर्स से 101 रुपया निकाल कर रखे, जब इसका नंबर आया, और वो पैसा जो उछालता कम से कम 2.5 करोड़, 2 से 2.5 करोड़ रुपया, एकदम बड़ा बैग था एकदम, जो वो नहीं आता है ट्रेवलिंग बैग जो आता है, और पूरा ट्रेवलिंग बैग भरा हुआ नया 2000 का नोट से, पूरा जेल दिया। और हमको लगा कि क्या 101 रुपया लेके हम फिर पॉकेट में डाले और आगे बढ़े। बोले कहाँ भाई, ये कहाँ थे प्रभु तुम? 2-2.5 करोड़ रुपया सिर्फ 1 मिनट में वो डोनेट करके चला गया। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे वो पैसा क्या हो रहा था, मिसयूज होगा। अगर आपके धर्म या किसी सरकार को लग रहा है यहाँ पे कुछ गलत प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो सरकार आर्टिकल 25 के तहत क्या कर सकती है, कुछ प्रावधानों में बदलाव कर सकती है, चेंजेस कर सकती है। तो आर्टिकल 25 याद क्या कीजिएगा, आर्टिकल 25 अधिकार देता है कि आप अपने धर्म से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रमोशन करने का अधिकार दिया गया, कौन से तहत, आर्टिकल 25 के तहत दिया गया है। समझ में आया? रवि, और डिटेल में कोई बता सकता है आर्टिकल 25 के बारे में? बताइए रवि, और कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं आप क्या? और आर्टिकल 3 के अंतर्गत, वो तो हम बोल ही दिए ना, अगर इसमें इफेक्ट होगा तो सरकार क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है। आपके मौलिक अधिकार का कभी भी वायलेशन होगा तो आर्टिकल 25 के तहत यहाँ पे सरकार बदलाव कर सकती है, कुछ चेंजेस कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 26, नींद तो नहीं आ रहा ना, चलेगा ना भाई? हो गया, बंद कर दें? चलेगा ना साहिल? ब्रेक लेना नहीं, बंद, 2 मिनट का ब्रेक लेना तो ले लीजिए। हाँ, पानी नहीं पीना, पी लीजिए 2 मिनट, ये चैप्टर खत्म करना सोच रहे हैं। बोरिंग चैप्टर है थोड़ा सा। साहिल, कोई दिक्कत है तो पूछिए, कहीं भी लग रहा कि यहाँ पे एक्सपेंड किया जा सकता है या कोई आर्टिकल तो बताइए। एक होमवर्क दें आप लोग को, आज घर मत जाइएगा आप लोग, सुने? क्या कुछ इमरजेंसी जा रहा है क्या? तो यहाँ पे डिले कर दीजिएगा। आप लोग क्या करिएगा ना, क्लास हम छोड़ने के बाद आप लोग ट्राई करिएगा कि फंडामेंटल राइट के बारे में डिस्कशन करिएगा, बुक उठाइएगा या पीपीटी उठाइएगा, जो उठाना आपको, और आपस में डिस्कशन करिएगा। जो आपका इनका छूट गया इनका भी कवर हो जाएगा, और शुरू से आपको जो चीजें हम लोगों से मिस हो गई है वो चीजें भी लक्ष्मीकांत के दौरान आप लोग डिस्कशन कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसको पॉइंट बताइएगा, उसको पॉइंट बताइएगा, जिसके तहत क्या होगा कि आपका क्या होगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। टेस्ट लेंगे हम, या टेस्ट नहीं लेंगे, हम डिस्कशन करेंगे ये चैप्टर खत्म होने के बाद, जो क्वेश्चन रह जाएगा उसमें सब चीज आ जाएगा, जो कॉन्सेप्ट छूट जाएगा वो हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, उसमें सारा क्लियर होगा। करेंगे आज डिस्कशन, कुंदन करेगा ना? क्या खा रहे हैं? चल
एनर्जी एनर्जी लो लो एनर्जी करना है ना मानसी, वही टूट गया कवर कर लेना, ठीक है। अब थोड़ा सा एनर्जेटिक रहो, 2-4 दिन से तुमको देख रहे हैं, तो या तो कुछ परेशान में हो तुम, या तो कोई तुम्हारे अंदर कोई चीज खा ही जा रहा है तुमको। मानसी जबरदस्ती हंस रही है, साहिल पता नहीं किस ख्वाब में खोया हुआ है, कुंदन तो चलो एनर्जेटिक, एक रवि है का हमको अभी यही एनर्जेटिक लग रहा, आतिश। बाकी तुम सब ऐसे लग रहे हो, या तो हिस्ट्री वाले तुमको पूरा नचोड़ ले रहे हैं, या तो हमको पहला क्लास लेना पड़ेगा। मैनेजमेंट से पूछ लीजिएगा। सर सब बात हो गई थी, तो वहाँ क्या बात हो रही थी वहाँ? चलिए कोई नहीं, समझिए थोड़ा सा आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे बेसिक के लिए जो भी डाउट होगा आप हमसे फिर बाद में पूछिएगा और डिस्कशन के। अनुच्छेद 25 में एग्जाम्पल क्या होगा कि भैया अगर आप मंदिर, आप धर्म, हिंदू धर्म का प्रचार कर सकते हैं, हाँ? ये छत्रपति बालाजी बोले तो यहाँ पे पैसा का हेरा फेरी हो रहा था, कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार का वायलेशन हो रहा था ना, और आप मतलब पैसा लेके इसका मिसयूज कर रहे हैं, तो फिर ये क्या है, लोगों का क्या कर, लोगों के जो राइट टू प्राइवेसी है, क्या निजीकरण, उसका क्या कर रहा है यहाँ पे, आप लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं ना, फ्रॉड कर रहे हैं ना, फ्रॉड होगा कि नहीं? आप पैसा लेके इसका मिसयूज करेंगे तो आपके ऊपर क्या है, ये आपके अधिकार के खिलाफ है। तो यहाँ भाग 3 में अगर कभी भी सरकार को लगता है यहाँ पे कुछ वैसा कुछ हो रहा है, तो सरकार यहाँ पे कुछ प्रावधान के तहत कुछ चेंजेस कर सकती है। उतना यानी सिर्फ याद रखिए आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 कहता है कि आप क्या कहते हैं, किसी भी धर्म के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या मान सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 26 देख लीजिए। आर्टिकल 26 अधिकार देता है कि आप किसी भी धर्म में हो, ठीक है, आप किसी, आर्टिकल 26 कहता है कि आप किसी भी धर्म के हो, आपको अपने धर्म का मैनेज करने का अधिकार, यानी कि मैनेजमेंट का अधिकार आपको दिया गया। मैनेजमेंट क्या है? इस आर्टिकल 26 में आप मंदिर बनवाने का अधिकार दिया गया है, आपको कब मंदिर खोलना है या आपको कब बंद करना है, ये आपको अधिकार दिया गया आर्टिकल 26 के तहत। और इसी आर्टिकल के तहत आपको अधिकार दिया गया कि जो आपके पास पैसा आ रहा ट्रस्टी के रूप में, वो पैसा कैसे यूज करना है, ये आपको अधिकार दिया गया मैनेजमेंट के रूप में। यानी मैनेजमेंट में आप कुछ भी कर सकते हैं, मंदिर बनवाना, कैसे खुलना। अच्छा एक बात बताइए, महावीर मंदिर में जो प्रसाद आप लोग खरीदते हैं, वो प्रसाद महावीर देखिए लड्डू, लड्डू खरीदते हैं, जो पैसा जाता है, पैसा आता है, वो पैसा कहाँ जाता है? एग्जैक्टली महावीर कैंसर संस्था है, वो पैसा लड्डू का वो डायरेक्ट वहीं पे जाता है, महावीर कैंसर संस्था में जाता है। इसने कभी जाए ना तो वहां पे लड्डू जरूर खरीद लिया करिएगा, ठीक है। वो पैसा कहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है। और इसी तहत यहाँ पे जो ट्रस्टी है, महावीर मंदिर के जो मेन ट्रस्टी हैं, वो कौन से धर्म के हैं बता सकता है कोई? कौन से जाति के, सॉरी, जो ट्रस्टी वहां के पुजारी, मेन पुजारी जो है, कौन से जाति के हैं? ये चमार जाति, चमार नाम सुने हैं? चमार। अरे ट्रस्ट की, ट्रस्टी में डाला जाता है, ट्रस्ट में एक व्यक्ति थोड़े होता है, ट्रस्टी नहीं समझते हैं, मेंबर्स। बहुत लोग बोर्ड ऑफ मेंबर्स, कंपनी बनाइएगा ना, तो आप एक मेंबर होंगे, आतिश मेंबर होगा, मानसी मेंबर होगी, मैन हेड कंपनी के जो पैसा इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। उसी में भी बहुत सारे, हाँ सी, अब हो गया समझ गए ना, ट्रस्टी का मतलब। तो उसमें एक मेंबर है, एक नहीं बहुत सारे मेंबर हैं जो कि उसी धर्म की, उस जाति के। तो बेसिकली कौन अधिकार दे रहा है? आर्टिकल 26 उसको अधिकार दे रहा है ट्रस्टी को, कि आपके पास अधिकार है मैनेजमेंट करने का, कि मंदिर कब खुलेगा, कब बंद होगा, कहाँ पैसा खर्च होगा, कौन से पुजारी होंगे, कौन से क्या होंगे, ये किसके पास अधिकार है? आर्टिकल 26 दिया है किसको? इनको अधिकार दिया गया इनके द्वारा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई सवाल? कुछ तो सवाल पूछो, पूछो रवि, तुम ही क्वेश्चन, कोई भी आर्टिकल, आर्टिकल 25-26 को समझ में दिक्कत है यहाँ? मानसी पूछेंगे, आज जवाब नहीं दिया तुम लोग को, सच कहते समोसा लेके आएंगे हम, उसके बाद इतना खिलाएंगे
कि आप लोग रात में पेट टॉपिक से फंडामेंटल राइट ही पूछ रहेगा और कुछ नहीं रहेगा दूसरा। जब कल तो आज तो नहीं खत्म कर पाएंगे, बहुत समय हो गया लग नहीं रहा, क्योंकि अभी रिट्स भी है, 5 रिट्स हैं, तो वो तो मेन इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल नहीं पूछता, रिट्स से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन फिर भी ये एक एक पॉइंट सबका याद रखिएगा क्या आर्टिकल कहता है, ठीक है। जितना डिटेल में नहीं घुसना, जहां घुसना वहां पे हम लगा देंगे। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, कौन सा आर्टिकल लिखाए थे हम इंपोर्टेंट मेंस के लिए सिलेबस में? सिलेबस है किसी को पास जो लिखवाए थे शुरू में? कौन सा आर्टिकल लिखाए थे? 15, 16, 19, 21, 29, 30 और एक और 32। ये 5 आर्टिकल, 1 2 3 4 5 6 7 आर्टिकल, ये आर्टिकल लिख लीजिएगा कहीं पे, और यही आर्टिकल मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन बनेगा ना मेंस के लिए इन्हीं आर्टिकल से बनेगा, इस आर्टिकल से बाहर नहीं रहेगा। आप देखिएगा जो क्वेश्चन आएगा जीएस पेपर 2 का, देखिएगा यही आर्टिकल में क्वेश्चन रहेगा। कल है शायद, आज नहीं है। देखिए अगर आर्टिकल से पूछा फंडामेंटल राइट्स है तो इन्हीं आर्टिकल में होगा, क्योंकि यही आर्टिकल बेसिकली मैनेजमेंट डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, अनटचेबिलिटी की बात करता है, राइट टू लाइफ की बात करता है, फिर आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है। यही सब आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी आर्टिकल पूछ दिया तो फिर तो आपकी किस्मत है, दुर्भाग्य आपका, पनौती है आप लोग, और क्या कह सकते हैं। और होता है ना कभी कभी हम बहुत कुछ पढ़ के जाते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री सिलेबस में नहीं था मालूम आप लोग को मेंस में, लेकिन इस बार एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ दिए। एंशिएंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन नहीं दिखे, अरे एंशिएंट हिस्ट्री से भी है भैया। क्वेश्चन क्या है वो बताइए था? 2 क्वेश्चन इस तरह का हम क्वेश्चन लाए हैं, दिखाइएगा। देखिए समझ में आ रहा है देवी आप लोग को? आतिश आप लोग को समझ में आ रहा? रवि समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो पूछिए। अच्छा एक क्वेश्चन हम बल्कि थोड़ा सा डिस्कस किए थे यहाँ पे कि कौन से आर्टिकल के तहत कॉलोनियल सिस्टम और मोनार्कियल सिस्टम बता रहे थे, जिसमें क्वेश्चन पूछा था, सुनिए दर्शक। पहला तो मेंस में क्वेश्चन पूछा, राइट द नोट्स ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन पूछा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858 के बारे में याद है भाई? इसमें सारा बनाना था, 6 नंबर का है ना, तो अगर 6 नंबर का तो आप सब कोशिश करना कि 100 वर्ड में लिखने के, हाँ 1 पेज, ठीक है। 1858 के बारे में बताए थे ना क्लास में, आ गया क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन हम मानो बताए थे, डिस्कस द ब्रिटिश शासन की विभिन्न योजना के अंतर्गत बिहार में उपनिवेश तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा कीजिए। बेसिकली ये क्वेश्चन है तो ये हिस्ट्री का आ जाएगा, लेकिन इसको हम लोग लिख सकते थे। हम बताए थे ना कि अगर कॉलोनियल सिस्टम क्या था, कॉलोनियल सिस्टम में अगर हम लोग ब्रिटिशर्स के अंदर थे, और ब्रिटिश हम किसके अंदर थे? कॉलोनियल सिस्टम के अंदर गए थे, जिसके हम ये बताए थे कॉलोनियल सिस्टम में जो इकोनॉमी की पावर है वो किसके पास चली जाती है? जो हम पर रूल कर रहा वो हम अब उनके ऊपर हम लोग अंडर आ जाते हैं। बेसिकली जो हमारी इकोनॉमी है वो किसके ऊपर चल जाएगी? जो हम पर रूल कर रहे हैं उनके ऊपर चल जाएगी, और वही क्या करेंगे? हमारे लिए पॉलिसी बनाएंगे, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, बाकी जो भी पॉलिसी वो कौन बनाएंगे? जो हम पर रूल कर रहे हैं कॉलोनियल सिस्टम वाले, वही। समझे? ये बेसिकली हिस्ट्री, ये बिहार से था तो आपको बिहार की कंपनी, लेकिन एक ओवरऑल कॉलोनियल सिस्टम के बारे में मालूम था ना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आपको लग रहा नहीं बन रहा है, तो कीवर्ड उठाइएगा इसका, कॉलोनियल सिस्टम के बारे में ही छाप दीजिए। अरे मानते कि नंबर नहीं मिलेगा, कुछ तो नंबर मिलेगा। क्या आर्टिकल 26 समझ में आया? हाँ सही बोला, चलो इसी तरह याद दिलाएगा तब ना मजा आएगा। सबरीमाला टेम्पल केस याद है? क्या था? क्यों नहीं जाने देते? लोग मानना था कि यहाँ पे लेडी का आना क्या अपशगुन माना जा रहा था, ठीक है। तो जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया बताइए? सबरीमाला टेम्पल में 26 में आएगा ना, मैनेज करना भैया, कौन आएगा कौन जाएगा? मंदिर वाले यहाँ पे आए तो मंदिर, जीतन राम जी घुसे तो मंदिर धो दिया ना, डिस्क्रिमिनेशन भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है साढ़े। तो भैया सबरीमाला टेम्पल क्या कहता था बताइए रवि? आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, किसी भी जाति धर्म किसी भी तरह भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या भैया महिला को नहीं देने जा रहे हैं, अंदर जाने दे रहे हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन ही ना हो रहा? क्या
तो जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को खत्म कर दिया गया। आज देखिएगा सबरीमाला टेम्पल में वुमेन्स का एंट्री कर दिया गया है इसी कानून के तहत, लेकिन अभी भी देखिए पूरी तरह से घुसने नहीं देता, अभी भी बदमाशी करते हैं ट्रस्टी वाले लोग। अब वो वुमेन मालूम कौन कैटेगरी की थी? वो एसटी कैटेगरी में आती थी वो वुमेन्स, ठीक है। बताइए, और उतना नहीं केस आपसे उतना नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना पूछेगा, याद रखिएगा कि देखिए सिर्फ सबरीमाला टेम्पल में नहीं, साउथ में बहुत सारे ऐसे मंदिर है जहाँ पे आज भी देखिएगा औरतों को नहीं जाने दिया जाता। साथ साथ में हाँ बहुत सारे, एक सिर्फ सबरीमाला का केस नहीं, बहुत सा ज्यादा। सोचिए कि बिहार में भी कहाँ पे आपने नाम सुना होगा, हमारे साइड ये चंपारण, नाम सुना? चंपारण, चंपारण में भी बहुत सारे मंदिर है ऐसे जहाँ पे भद्रकाली माता का मंदिर है। वहां पे भद्रकाली माता का मंदिर में बूढ़ी औरतों को जाने नहीं दिया जाता है, आप सगुन मानते हैं। तो बेसिकली ऐसी मेंटेलिटी बहुत हर जगह देखने को मिलेगा। हमारा फोकस होना चाहिए कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 हमको ये अधिकार देता है कि आप किसी भी धर्म के हैं, आप अपने धर्म से संबंधित क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। जिसके तहत सबरीमाला टेम्पल केस हुआ, जिसमें क्या कहा गया, मंदिर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि जो औरत है जो कितने साल, 10 से 50 साल, वो क्या कर सकते हैं, मंदिर में एंट्री नहीं लग सकते हैं, अब शगुन माना गया। जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट देते हुए ये कहा कि ये 15 आर्टिकल 15 का क्या किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। एक तरफ आप बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते रिलीजन, कास्ट, जाति, धर्म, भेदभाव पर, और यहाँ पे आप क्या करें, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए जो मैनेजमेंट था उसको, प्रथा को खत्म कर दिया गया। और आज देखिए सबरीमाला टेम्पल में जो औरतें हैं उसको भी एंट्री दिया जा रहा है। बस यहीं तक रुकिएगा, ज्यादा एंट्री अंदर घुसिएगा तो फिर वो जैसे अगर आपसे पूछा और आप अंदर घुसे कि फिर वो जवाब से धड़ 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 उतार के फेंक देगा आपको, ठीक है। जितना आप अपने आप को रोक सकिएगा उतना आपको रोक लीजिएगा। अंदर में जहां आप घुसिएगा कि फिर आपसे तो बड़ा प्रोफेसर बैठा हुआ ना, वो साला पता नहीं कौन सी निकाल के बैठा हुआ, हमसे तो 100 गुना ज्यादा जानता होगा। तो इसलिए आपको उतना ही बोलना है जितना पे आप अपने आप को संभाल सके। जैसे आपसे पूछता है इंटरव्यू में कि आपको कौन सा गेम पसंद है, अगर आपने बोल दिया कि हमको कैरम बोर्ड पसंद है तो वो कैरम बोर्ड से इतने सवाल पूछ देगा कि आपको पता ही नहीं, अच्छा हम कैरम बोर्ड तो खेलते थे, कभी पता ही नहीं इसके बारे में पढ़े थे। चेस बोल दिया। एक आदमी बता रहा था इंटरव्यू में, उससे पूछा कि आपको फेवरेट चीज क्या पता है, तो बताया सीटी बजाना, फ्लूट नहीं होता है, फ्लूट बजाना। अब बेचारा से फ्लूट से इतना क्वेश्चन पूछने लगा, अगला पगला गया, भैया हम फ्लूट बजा रहे थे कि इसका पढ़ाई करने जा रहे थे। तो कभी भी किस चीज को बोलना है उतना ही बोलना है जितने पे अपने आप को संभाल सके, ठीक है। रायता नहीं फैला देना है, रायता फैलेगा तो सब में बटेगा। एक आदमी क्या होगा, पूछा उधर से दूसरा वाला चुप नहीं रहेगा, दूसरा वाला फिर उखड़ के पूछ देगा, ठीक है। तो ये सब चीज याद रखिए इंटरव्यू में। रहने देखिए, आगे करें। अब मजा नहीं आ रहा था, चलिए मिलते हैं।